चलिए, गजब का मूव भारतीय बाजारों में हफ्ते का बहुत स्ट्रॉन्ग आगाज होता हुआ और पिछले हफ्ते की स्ट्रेंथ, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते हमने 3% निफ्टी में उछाल देखा था। निफ्टी बैंक 5% उछला था। उसके ऊपर अब हम निफ्टी 2% एक ही सेशन में उछाल दिखाता हुआ। निफ्टी बैंक में 3.25 साढ़े 3% की मजबूती। तो गजब का सेशन। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा ऑफ हाई ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 18,115 ये आज दिन के हाईस थे निफ्टी के। 450 अंकों की मजबूती थी। तो ऐसा बहुत ज्यादा गिव अवे कर दिया ऐसा भी नहीं है। 325 अंकों की मजबूती के साथ अब भी कामकाज होता हुआ। निफ्टी बैंक एक समय 1600 पॉइंट ऊपर था, अभी भी 1250 पॉइंट के उछाल के साथ 38,400 के जोन्स पर कर रहा है कामकाज। और ये पूरा मूव आज डिफाइन कर रहे हैं वो दोनों एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, वो मेगा मर्जर के अनाउंसमेंट के बाद। तो पहले जिस तरह का तूल उन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिला था, जब एचडीएफसी लिमिटेड ऑलमोस्ट 18-19% का जंप था, एचडीएफसी बैंक में 14-15% तक का उछाल था, तो हमने देखा था निफ्टी और निफ्टी बैंक दिन के हाईस पे कामकाज कर रहे थे। वो जितना कूल ऑफ हुए ऊपरी स्तरों से, उतना ही आपने निफ्टी बैंक की चाल धीमी पड़ती हुई देखी है। लेकिन अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट। और अच्छी बात, सिर्फ इन दोनों ने लीड करा, पर अदरवाइज भी मार्केट की ब्रेथ बुरी नहीं है। चौतरफा खरीदारी है। हर सेक्टोरल पॉकेट इन ग्रीन कामकाज करते हुए आपको नजर आएगी। मेटल्स इन लोगों के साथ, बैंक्स और फाइनेंशियल्स के साथ लीड करते हुए मोमेंटम। निफ्टी 50 के ज्यादातर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लास्ट मैंने चेक करा था, महज 4-5 स्टॉक्स थे निफ्टी 50 के जो फ्लैटिश या लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे, बाकी सब हरे निशान में कामकाज कर रहे थे। और मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर है। 4:1, 5:1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में। तो दरअसल ना सिर्फ वो एचडीएफसी ट्विंस जो डोमिनेट कर रहे हैं, लाइमलाइट हॉक कर रहे हैं, बाकी मार्केट्स भी बुरा नहीं है। मोमेंटम अच्छा है, पॉजिटिव साइड पे। कुछ ही देर में वीरू की स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे, समझेंगे उनसे वो कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को। इस शो में आज के इस कमाई का अड्डा में एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल होगा। StockAccess.com के दलजीत सिंह कोहली, SMIFS के शरद अवस्थी, इन दोनों से फंडामेंटल्स पे बातचीत करेंगे। टेक्निकल कॉल्स का जो पैनल है वो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। प्रकाश गाभासर, राजेश सतपुते, आशीष चतुर्मोता, नीलेश जैन, असित बरनपति, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, ये सब होंगे हमारे साथ। साथ ही एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है प्रभुदास लीलाधर की, जो कह रही है रूरल में शायद मोमेंटम ट्रैक्शन लौटता हुआ नजर आए। तो इस रिपोर्ट और इस रिपोर्ट से डिराइव्ड जो पिक्स हैं, इस पे पीएल के रिसर्च डायरेक्टर अमनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ होंगे। और साथ साथ बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे आज एक और बाजार के दिग्गज एलिक्सर इक्विटीज के दीपन मेहता साहब। तो ये सब होना है कार्यक्रम में। यतिन होंगे जिनसे डीलिंग रूम का चेक लेंगे। ये सारा एक्शन बाद में, लेकिन पहले वीरू से समझ लिया जाए कैसे पोजीशन है। कल आज सुबह के वो मैसिव गैप अप के बाद बात ये हो गई थी कि अब फर्दर लेग्स नहीं है, अब एग्रेसिवली कूदना नहीं चाहिए इस बाजार में। लेकिन वीरू, हम मोटा मोटी हायर लेवल्स को डिफेंड कर रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। और ऐसा नहीं है कि वो दोनों एचडीएफसी ट्विंस ने डिफाइन करा होगा आज का मूव, पर अदरवाइज मार्केट ऐसा नहीं है कि सल्क कर रहा है। कैसे अप्रोच करूं निफ्टी को इस समय? क्या व्यू बन रहा है? डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए, गुड आफ्टरनून आशीष। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सल्क नहीं कर रहे हैं। आशीष, हमने आज सुबह सुबह बड़ी अच्छी कंफर्टेबल ट्रेजेक्टरी में प्रॉफिट बुक किया और बहुत, अगर आप देखें, अच्छी जगह प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद निफ्टी ने करीब करीब 100 पॉइंट का सब्सटेंशियल मूव दिया। बैंक निफ्टी ने वहां से जहां हमने बुक किया करीब करीब 300 पॉइंट का मूव और दिया, 200 पॉइंट का, माफ कीजिएगा। अभी क्या लग रहा है आशीष? पहले एक चीज बताऊं मैं आपको, नो डाउट इस वक्त बेटर रिवॉर्ड लग रहा है स्टॉक्स में देन इंडेक्स। पहली चीज तो ये, पहली लाइन मेरी ये होगी। और मैं आपको एक चीज बताऊं आशीष, कुछ देर के लिए आखिरी के 90 मिनटों में फोकस कीजिए जरा निफ्टी आईटी पे। जनाब 36,467। देखिए, हम निफ्टी बैंक पे बहुत बड़ा मूव ले चुके हैं आशीष। तो मैं, देखिए, इंडेक्स को ट्रेड तो कर नहीं सकते आप, लेकिन मैं लेवल नोट कर लीजिए आशीष। 36,468 का लेवल है और आप 90 मिनट बाद इसको देखिएगा। ये जो खूबसूरत ब्रेकआउट दे रहा है, इट इंडिकेट्स कि आखिरी के 90 मिनटों में ट्रेड है, तो बेटर ट्रेड है निफ्टी आईटी में। चलिए, पहली बात ये हो गई। हमने आज सुबह सुबह 17,600 की कॉल पे निफ्टी पे ट्रेड बुक किया। निफ्टी में ही अगर आप देखें जोश है इस वक्त, याद रखिएगा। और क्यों? एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर के साथ कि मैं आखिरी के 1 घंटे में एक रिलायंस में डेटा पॉजिटिव देख रहा हूं और शायद रिलायंस निफ्टी की आखिरी की तेजी को स्पॉन्सर करे। प्लीज रिलायंस का एक इंट्राडे सेटअप लेके आइएगा। ये सेटअप 2659 पे रिलायंस है आशीष।
देखिए मैं अंडरलाइन से मुझे कोई मतलब नहीं, इसका प्राइस कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, बट ये इंडेक्स को मदद करेगा लग रहा है, ठीक है। तो नो स्टॉक स्पेसिफिक व्यू, बट दिस विल हेल्प निफ्टी। तो ऐसे में क्या करेंगे आशीष, जरा प्लीज निफ्टी की कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स लेके आइएगा, बारीकी से देखिए क्या हुआ। एक जो दिन अमूमन आपको 100 से 125 पॉइंट का एक मूव देता आशीष, वो आपको 325 पॉइंट का स्विंग दे चुका है, थैंक्स टू HDFC एंड HDFC बैंक। लेकिन अब डेटा क्या कहता है, देखिए कॉल राइटर हैं, लेकिन अगर आप पुट राइटर्स को देखिए, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, माफ कीजिएगा ये गलत आ गया स्टैट, माफ कीजिएगा, मैं आपको बताता हूं जो मैंने रीड किया है। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आशीष हो रही है 18,000 की स्ट्राइक पे, 17,900 की स्ट्राइक पे, 17,800 की स्ट्राइक पे। तो मैं क्या करूंगा, देखिए सिंक होने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आशीष क्या करूंगा, निफ्टी IT पर लॉन्ग का व्यू रखूंगा। निफ्टी की मैं 18,200 की कॉल, जो कि अभी 120 पे ट्रेड कर रही है, करीब करीब 17,830 का स्टॉप लॉस लगाकर मैं उस पर फोकस करूंगा। और याद रखिएगा मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करूंगा, बैंक निफ्टी में मात्र एक स्टॉक को पे फोकस करूंगा आशीष, और वो है कोटेक। व्यू एनालिस्ट देंगे, मेरा कोई प्राइवेट व्यू नहीं है यहां पर, लेकिन 1825 पे ये स्टॉक जा रहा है आशीष अपने 200 डेमा को क्रॉस करने के लिए। तो फाइनल वर्ड्स, निफ्टी IT स्टॉक्स पे फोकस, निफ्टी की 18,200 की कॉल पे फोकस, और कोटक महिंद्रा बैंक इन बैंक निफ्टी उस पे फोकस, नथिंग एल्स। आशीष ओवर टू यू। तो बिल्कुल अब डिफाइन कर दिया वीरू ने, कहां कहां हमें रडार पर रखना है। एक्सपर्ट से बातचीत की शुरुआत कर देते हैं और जरा फ्लोर खोल दीजिए। हमारे साथ इस समय गाबा सर, मानस जायसवाल, MJ हमारे और आशीष चतुर्मोता साहब जुड़ चुके हैं। चतुर्मोता साहब, पहले क्योंकि वीरू ने निफ्टी IT की बात छेड़ दी, आप मिड कैप्स में बहुत तगड़ा फोकस भी कर रहे थे, IT लगातार हम लोग के रडार पे था और आज वाकई सेकेंड हाफ में वो लाइमलाइट हॉक करता हुआ, कैसा पोजीशन नजर आ रहा है निफ्टी IT, और कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स के थ्रू इस समय तेजी को बनाने का मन अगर आपका कर रहा हो तो? फिर आपकी पिक्स पे आता हूं। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो वीरेंद्र ने बिल्कुल सही कहा कि IT अब बहुत ही अच्छी तरह से बेस बनाकर निकलने की तैयारी कर रहा है, और इसका क्लियर रिफ्लेक्शन निफ्टी IT दे रहा है, जहां पर पे वीकली चार्ट पर एक कंसोलिडेशन के बाद अब कहीं ना कहीं 37,000 की ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस करता हुआ मुझे लगता है निफ्टी IT नजर आएगा। मेरा फोकस, जैसे मैंने पहले भी 4 नाम आपके चैनल पे कंटिन्यूसली रिकमेंड किए, परसिस्टेंट, LTTS, एम्फासिस और माइंडट्री, इन 4 स्टॉक्स के थ्रू मैं इस पूरे IT की रैली को प्ले करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस यहां से आएगा। सुबह हमने LTI को रिकमेंडेशन भी आपके चैनल पे दी थी, अब मेरा एक 2 बजे के ट्रेड के तौर पर एक पुराना फेवरेट है LTTS, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जो मुझे लगता है फ्रेश लॉन्ग के तौर पर यहां पर लेना चाहिए। 5130 के स्टॉप लॉस के साथ कैश स्पॉट लेवल पर, इसके मैं स्पॉट लेवल पे बात कर रहा हूं, 5130 का स्टॉप लॉस लगाइए। 5180 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। 5400 के लक्ष्य LTTS यानी लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। तो ये मेरा एक 2 बजे का भी ट्रेड होगा, और क्योंकि एक और ट्रेड मैंने आइडेंटिफाई किया है, तो अगर से आपकी परमिशन हो तो एक स्टॉक और मैं यहाँ पर पे देना चाहता हूँ। अरे कोई, मेरे डायरेक्टर साहब पहले कह दिया आशीष हाँ बोलो, ऐसा क्यों पता नहीं, लेकिन कोई ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल ट्रेड बताओ सर। बिल्कुल, तो देखिए मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट अडानी पोर्ट्स ने किया है आशीष जी। हालांकि आज 3.5% ऊपर है, पर मेरा मानना है जिस तरह से इस स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ है, ये स्टॉक आपको 850-860 की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ नजर आएगा। तो अडानी पोर्ट पर भी मेरी एक खरीदारी की राय रहेगी। 800 रुपए का यह स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 850 के लक्ष्य अडानी पोर्ट्स के अंदर भी देखने को नजर आ सकते हैं। और डिस्क्लेमर के तौर पर इन दोनों ही स्टॉक LTTS और अडानी पोर्ट पे मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो निफ्टी IT की तेजी को आशीष चतुर्मोता साहब भी प्ले करना चाहते हैं, और जो वेल डिफाइंड 4 स्टॉक्स लगातार उन्होंने मेंशन करें, भाई कोई परसिस्टेंट, LTTS, माइंडट्री और एम्फोसिस जैसे स्टॉक्स में दाव लगाइएगा। और इस समय का प्रेफर्ड ट्रेड है LTTS, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, और साथ में अदानी पोर्ट्स को रखे रडार पे। बढ़िया मूव आना शुरू हुआ है अदानी पोर्ट्स का। दरअसल आज बाजार खुलने से जस्ट पहले वो क्वार्टरली अपडेट सामने आया था। अदानी पोर्ट्स के मार्च अपडेट में हाईएस्ट एवर मंथली कार्गो हैंडल किया है इन्होंने, 12% साल दर साल, 21% मंथ ऑन मंथ का जंप। तो सुबह तो खैर ठीक ठाक था, अब सेकेंड हाफ में मोमेंटम ट्रैक्शन बिल्डअप हो रहा है, और इस समय का एक प्रेफर्ड कॉल अदानी पोर्ट्स के तौर पे आपकी स्क्रीन पर। महाराज जी,
अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात कि कोटक महिंद्रा बैंक वीरू ने मेंशन करा, और वाकई कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत अच्छा मूव आना शुरू हुआ है। दिन के हाईस पर इस समय 1820 1825 के आसपास के जोन्स पर आपके ट्रेड में। उससे पहले जरा कोटक का चार्ट स्टडी करके बताइए, आपको कोई ट्रेड नजर आ रहा है इस समय? तो देखिए, कोटक में एक खास बात यह है कि स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया है अभी करीब 4-5 दिन पहले। अब स्टॉक कोशिश कर रहा है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करने के लिए। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, 1830-35 के लेवल्स के ऊपर निकल जाएगा, तब तो एक स्मार्ट रैली देखने को मिलेगी। शायद उसमें आपको 1975 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल कोटक बैंक में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रहेगा 1770 का, और टारगेट रहेंगे 1925 और 1975 के। कन्विक्शन आईडी की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ कि मेटल स्पेस में रहना चाहिए, और वेदांता करंट लेवल से मेरा एक बाय रिकमेंडेशन है, क्योंकि यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, और करीब 10-12 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट वेदांता में देखने को मिला है। 421 रुपए के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 409 रुपए के स्टॉप लॉस से कम 440-442 रुपए के टारगेट के लिए। तो अगर आप देखें, आपका वेदांता पे व्यू है 421.85 पे। मेटल्स में आज भी काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। और इस बीच अगर आप देखें, आईटी का स्विंग क्या बेहतरीन, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इट्स 5245 नाउ। आशीष, हमारी मंत्रणा शुरू हुई थी 36,460 पे, अब निफ्टी आईटी 36,500 हो गया आपकी स्क्रीन पे। आईटी स्विंग देता हुआ। प्रकाश सर, आप क्या चेज करेंगे इस वक्त, बताइए। मैं भी आईटी ही करूंगा, लेकिन स्टॉक जो मैंने चुना है वो है HCL टेक। 1175 का स्टॉप लगाना चाहिए। मुझे लगता है 1200 की तरफ जा रहा है, तो ध्यान देना चाहिए आईटी पर, और HCL टेक इन पर्टिकुलर। HCL टेक्नोलॉजीज इन पर्टिकुलर। एक काम करते हैं, आपको जरा डेटा बताते हैं कि एग्जैक्टली अगर आप देखें सेक्टर में हो क्या रहा है। अगर आप आईटी देखें, टेक्नोलॉजी स्पेस, यस, यहाँ पे आशीष आज टॉप OI गेनर है इंटेलेक्ट। उसके बाद अगर आप देखें LTTS और एम्फेसिस में शॉर्टिंग हुई है, और बाकी अगर आप देखें जिन काउंटर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग हुआ है उसमें ओरेकल फाइनेंशियल्स भी शामिल है, बिरला सॉफ्ट भी शामिल है, HCL टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे जो प्रकाश सर ने एक ट्रेड दिया 1.4% OI बिल्डअप, दैट्स ग्रेट है। आप देखें HCL टेक्नोलॉजीज आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डे हाई पे ट्रेड करता हुआ है। नीलेश जैन हमारे साथ मौजूद है। नीलेश नमस्कार, बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है? नमस्कार सबको। देखिए, कन्विक्शन ट्रेड जो मैंने आइडेंटिफाई किया था वो HCL टेक ही था, ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं सहमत हूँ। उसके साथ साथ जो दूसरा स्टॉक मेरे रडार पे है वो है मेटल स्पेस से नेशनल एल्यूमिनियम को। इस पर्टिकुलर काउंटर में देखिए तो लगातार एक कमीशन बन रहा था। इसके बाद पिछले कुछ कंसोलिडेशन में जाता हुआ नजर आया था। अब इन लेवलों पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है आज के सेशन में। करंट लेवल पे नैल्को को खरीद के चल सकते हैं ऊपरी स्तरों पर 133, 135 के टारगेट के लिए। 122 जो कि आज के दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास स्पॉट में, उन्हीं के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नाल्को में खरीदारी करने की सलाह होगी। ओके, नाल्को में अगर आप देखें आपकी खरीदारी करने की राय होगी, और बहुत अच्छा करता हो नाल्को 196 पर। प्रकाश सर ने इस कार्यक्रम में बहुत बार अगर आप देखें नाल्को रिकमेंड भी किया था और अच्छा मूव देता हुआ। इस बीच आशीष जरा, अच्छा देखिए आशीष वर्मा साहब, आज दिन अच्छा है हमारा, और इतना अच्छा दिन है कि जनाब 197 कम्युनिकेशन आंखें तरस गई 2 दिन लगातार इसको चलता हुआ देखने में। ये अगर आप लिस्टिंग के बाद के अगर आप एक हफ्ते को छोड़ दें तो फर्स्ट टाइम ये ऐसा हो रहा है कि लगातार 2 दिन चला ये स्टॉक, और आज अपने 20 डे में कुछ हो रहा है। डेटा का अभाव है, बट स्टिल 2 दिन का एक कंटिन्यूस पुल बैक। मैं सिर्फ आपके सामने अगर आप देखें चार्ट रख रहा था और कुछ नहीं, लेकिन इस बीच एक स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर बहुत ही एग्रेसिव पैटर्न से बाहर निकल रहा है। आशीष चतुर्मोता जी, जरा टाटा केमिकल्स को देखिए 1006 पे, क्या लग रहा है आपको? कोई कॉल ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स पकड़ना चाहेंगे आप इस पे? बिल्कुल वीरेंद्र, इनफैक्ट 955 पे लास्ट वीक हमने इसको रिकमेंड किया था। आज इसके टारगेट्स आ रहे थे 1000 के, अब यहाँ पे से नया मूव शुरू हुआ है, तो स्टॉप लॉस ये 990 का। 1055 के लक्ष्य इस स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। एट द मनी कॉल ऑप्शन की भी मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। तो यहाँ पर पे 1000 मैं देख रहा हूँ कौन सा स्ट्राइक यहाँ पर मिलता है वीरेंद्र, बट मेरे हिसाब से 1000 रुपीज की ही स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ले लेना चाहिए। 44 रुपए पे इस समय ट्रेड कर रही है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 34 रुपए का, और लक्ष्य होंगे 70 रुपए के। तो 70 रुपए के लक्ष्य के लिए 1000 रुपीज के स्ट्राइक की कॉल टाटा केमिकल की खरीदनी चाहिए। यहाँ से स्टॉक कम 50 से 60 रुपए का एक स्विंग 1 से 2 दिनों में देता हुआ नजर आ सकता है।
रखिए टाटा कम्युनिकेशन को रडार पे, 1000 की कॉल, खरीदारी करने का मन, वो बाई की सील आपकी स्क्रीन पर। और जहां तक 197 कम्युनिकेशन की बात करिए, स्टॉक तो उछाल दिखा रहा है, पर अभी कुछ देर पहले अपडेट आया था कि पार्लियामेंट में वीरू जो वित्त राज्य मंत्री है एमओएस फाइनेंस, उनका स्टेटमेंट आया कि वो जो आईटी ऑडिट फर्म इनको नियुक्त करनी थी, जो आरबीआई ने आदेश दिए थे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, और उसके चलते आपको याद होगा फ्रेश ऑनबोर्डिंग नए कस्टमर्स की रोक दी गई थी, इन्होंने अब तक वो नियुक्ति नहीं करी है। तो मुझे तो लग रहा स्टॉक वीकनेस में होगा, फ्लैट था उस समय और उसके बाद से उल्टा चलना शुरू हो गया है। बात अलग तो हाँ, पेटीएम में अच्छा मूव आता हुआ, लेकिन एक और स्टॉक जो बढ़िया मूव दिखा रहा है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज का, स्क्रीन पर लेकर आइए। बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया पिकअप अब इस स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। और ग्रासिम इंडस्ट्रीज ये आज का नहीं, पिछले कुछ दिनों से लोअर लेवल से तो खैर बहुत अच्छी रैली आई थी, इसमें 1400 ऑड लेवल से चलना शुरू हुआ और अभी भी बढ़िया मूव। अब देखिए इस समय अचानक अच्छी तेजी पिछले कुछ मिनटों में, और इस समय 1% के अपटिक के साथ कामकाज करता हुआ ये फ्राइडे के मूव के ऊपर और फ्रेश मोमेंटम जनरेट हो रहा है। ऐसे में मानस जरा ग्रासिम इंडस्ट्रीज को देखिएगा, अच्छा मूव इस समय नजर आ रहा है, लेकिन इस मूव को ट्रेड करना है तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड तो बिल्कुल आशीष जी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से 4 दिन पहले स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, उसके बाद हम 2 दिनों का हमने कंसोलिडेशन देखा, फाइनली आज इस कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकला है। मेरा समझना है कि ये 60 मिनट चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और इसके बाद आपको शायद 1750 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1645 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ऑप्शन में भी ट्रेड आप ले सकते हैं, 1700 के कॉल ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, वहां पर एक डेफिनेटली एक ट्रेड बनता है। उसके भाव जो है वो करीब 52 रुपए के आसपास चल रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस रखना है आपको 39 रुपीज के नीचे, लेकिन ऊपर की तरफ 75 रुपए तक के टारगेट आपको इस ग्रासिम के 1700 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके इस बीच अगर आप देखें जोमेटो, 197 कम्युनिकेशन और आपका नाइका, ये तीनों स्टॉक्स जो रिसेंट लिस्टिंग्स थी ये डे हाई पे फ्लोट करते हुए। लेकिन आशीष चतुर्मुथा जी और मानस जी, मैं आप दोनों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, दोनों को विंडो में रखिएगा पैरेलली स्क्रीन पर। आप में से, दोनों में से कौन बहुत कन्विंस्ड है इस बात को लेकर कि सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी सीमेंस में बन रही है? सीमेंस की मैं एक्टिविटी देख रहा था 24-27 दिसंबर मिड के बाद का जो पूरा चैनल है वो कटने की तैयारी होता हुआ। मेरे स्क्रीन पे अभी इस वक्त ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं आ रहे, मेरे स्क्रीन पे सिर्फ 24-20 की कॉल है, जो कि लेना तर्कसंगत होगा भी नहीं मेरे ख्याल से, वो बहुत महंगी है और मेरे ख्याल से लिक्विडिटी भी नहीं है। फ्यूचर्स लें या कोई ऑप्शन में स्ट्राइक, मेरे पास इस वक्त डेटा नहीं है। आपको थोड़ी तरलता नजर आ रही है, लिक्विडिटी नजर आ रही है, क्या करेंगे आप सीमेंस पे? पहले आशीष अपना व्यू दीजिए आप। मैं तो काफी पॉजिटिव वीरेंद्र ये इस पूरे कैपिटल गुड स्पेस पे, और हमने 3 दिन पहले यही कहा था कि सीमेंस इसमें हमारा एक प्रेफर्ड चॉइस है। स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन, और ये कंसोलिडेशन छोटा मोटा नहीं है, ये करीब करीब पिछले 5-6 महीने का कंसोलिडेशन कंप्लीट कर अब सीमेंस अपनी ट्रेजेक्ट्री से निकल रहा है। और ये ध्यान रखना है कि इस पूरी फॉल में स्टॉक ने 200 दिन के मूविंग एवरेज को कंसिस्टेंट बेसिस पर सपोर्ट में रखा, और आज के सत्र में 20, 50, 100 और 200 सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है ऑल टाइम हाई यानी कि करीब करीब 2600 रुपए के ऊपर का मूव मैं समझता हूं सीमेंस के अंदर देखने को नजर आएगा, और खास तौर पर अप्रैल एक्सपायरी में मेरा मानना है नए ऑल टाइम हाई सीमेंस के अंदर देखने को नजर आ सकते हैं। 2370 के स्टॉप लॉस के साथ मैं समझता हूं लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 2600 रुपए के लक्ष्य सीमेंस के अंदर अप्रैल एक्सपायरी के अंदर में देखने को नजर आ जाएगी। मानस, आपका कमेंट बहुत संक्षेप में, आपने कोई ऑप्शन में लिक्विडिटी देखी यहाँ पे? देखिए बिल्कुल लिक्विडिटी है, 2500 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर लिक्विडिटी है। 58 रुपए के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 34 रुपए के स्टॉप लॉस से 110 के टारगेट के लिए। एक चीज और मेंशन करूंगा कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा है, अगर उसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 2460 के ऊपर देखने को मिलेगा तो ये एक स्टॉक एक पोर्टफोलियो में ऐड करने जैसा है, क्योंकि उसके बाद आपको शायद 2900 रुपए के स्तर आने वाले 8 से 10 मंथ में देखने को मिल जाएंगे। जुबिलेंट फूड्स सीमेंस आपकी स्क्रीन पे और डे हाई पर आके ट्रेड करता हूँ। मानस, मेरे पास इस पर डेटा नहीं था तो मैं बोल नहीं पाया, लेकिन वाकई अगर आप देखें अच्छा चार्ट है यहाँ पे। आशीष जरा एक बार जुबिलेंट फूड्स को देखिए। वर्मा साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, पहली बार 20 डिमा के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करता हुआ, क्या मतलब पिज्जा आ रहा है क्या दबा के आजकल? ना बहुत दिनों तो ऑफिस में कुछ नजर ही नहीं आया है। बाकी कहीं डिमांड ट्रैक्शन आ रहा तो पता नहीं, ऑफिस में तो नदारत है सब। पर मूव बढ़िया आ रहा है। हाँ
पर आशीष मैं बताऊँ आपको, मैं QSR या फिर अगर आप देखें इंटायर होटल सेगमेंट पे रखिए, मैं बहुत दिनों बाद वीकेंड पे कभी बाहर गया, कल पहली बार आपको होटल्स में 20-20, 25-25, 30-30 मिनट की वेटिंग मिल रही थी होटल्स के आगे। तो अभी और कुछ दिन पहले लेमन ट्री के साथ नीरज जी बात कर रहे थे। हाँ। क्या स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी। और आज से 2 दिन पहले मैं बात कर रहा था मेरे ख्याल से महिंद्रा हॉलीडे से आशीष, क्या स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी। वाकई ये पूरा का पूरा स्पेस जो है ना इस वक्त बजिंग है, डेटा भी स्ट्रॉन्ग है और मैनेजमेंट की कमेंट्रीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है आशीष। नहीं बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा ट्रैक्शन बन भी रहा है, पूरा स्पेस फ्लेवर में है। सन फार्मा को भी जरा, अच्छा इस बीच असित जुड़ गए हैं, सन फार्मा को भी जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा। बहुत बढ़िया मूव आता हुआ, 2% का उछाल, 925 मेरे ख्याल से 52 होते के फ्रेश हाई, आज ही 930 मेरे ख्याल से 52 वीक हाईज थे और उसको टच करा है शायद, या उसके आसपास गया था, वहीं उसी के आसपास। हाँ 928 929 आज दिन के हाईज थे, तो 930 ईयर हाईज के आसपास। लेकिन बढ़िया मूव आ रहा है सन फार्मास्यूटिकल्स में, आज भी बढ़िया अपटिक्स यहां पे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एक काम करते हैं नीलेश जैन साहब, जरा सन फार्मा का चार्ट देखिएगा, उसके बाद असित के पास जाता हूं, उनसे जानते हैं उनकी स्ट्रैटेजी। बिल्कुल आशीष जी, देखिए बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। एक वन ऑफ द प्रिफर्ड बेट जो हमें पसंद आती है फार्मास्यूटिकल स्पेस से, वो है सन फार्मा। यहाँ पे अगर हम ओवरऑल लंबा चार्ट देखें तो 1000 रुपीज तक के टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, जो हमने हमारे क्लाइंट को भी सुझाए हैं और हमारी लॉन्ग पोजीशन अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्लेमर। ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिहाज से 960 970 के टारगेट को ध्यान में रख के चलना चाहिए और इस सप्ताह का टारगेट होगा। और उसके बाद पोजीशन तौर पे 1000 के टारगेट होंगे, 900 रुपीज के आसपास कहीं ना कहीं जो बेस है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है, गिरावट पे भी और ऐड किया जा सकता है। ओके, सन फार्मास्यूटिकल्स वाकई बहुत अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में इस समय बनता हुआ। असित हाय, गुड आफ्टरनून। असित, क्या रीडिंग है इस समय मार्केट्स की, कैसे निफ्टी बैंक को आप अप्रोच कर रहे हो, और आपका आज का ये दोपहर का टॉप ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। मेरे हिसाब से अभी जिस हिसाब से मार्केट रैली कर चुके हैं, थोड़ा और रिट्रेस होने से रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव में बेटर रहेगा। नॉट दैट कि कोई बेरिश सेंटीमेंट है या व्हाटएवर, बट अभी इस टाइम पे इस जोन पे एंट्री करना, फ्रेश एंट्री करना विल नॉट बी करेक्ट। आपको याद होगा तो आई थिंक 3-4 दिन या 2-3 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि 18,000 का मंथ 28 अप्रैल का कॉल लेने के लिए आई थिंक दैट वुड हैव डेफिनेटली गिवन ए डिसेंट रिवर्ट। आई थिंक जो ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं उनको पिरामिड करना चाहिए और पोजीशंस ऐड करना चाहिए थोड़ा रिट्रेसमेंट में। फ्रेश एंट्री नहीं करना चाहिए, अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट द मार्केट। अभी के लिए मेरे पास 2 ट्रेड रहेगा। एक रहेगा कोटक बैंक। कोटक बैंक अभी राइट नाउ इज अराउंड 1833। अगर हम इसको स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 1815 का, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मेरा टारगेट रहेगा अराउंड 1875 टू 80 के रेंज में। ऑब्वियसली नॉट इमीडिएटली बट इन ए पोजिशनल बेसिस मुझे लगता है कि कोटक बैंक हैज एवरीथिंग गोइंग फॉर इट। 1850 के लेवल के ऊपर और भी ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। सो 1815 के लेवल का स्टॉप लॉस लेके 1875 पे हम देख सकते हैं। थोड़ा रिट्रेस होगा तो एंट्री करना थोड़ा और बेटर रहेगा। सेकेंड कॉल रहेगा इफ आई मे गिव, इट इज IRCTC। IRCTC अभी 821 में चल रहा है। अगर IRCTC का जो ऑप्शंस डेटा देखेंगे, 800 के लेवल पे काफी सारे अनवाइंडिंग हो रहे हैं और 860 में भी काफी सारे अनवाइंडिंग हो रहे हैं। मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज इट इज अबव 810 815 के जोन के ऊपर IRCTC माइट रीच आउट अराउंड 815 कमिंग डेज टाइम। चार्ट वाइज इट इज लुकिंग गुड। सो IRCTC एंड कोटक बैंक इज व्हाट आई एम लुकिंग एट राइट नाउ। IRCTC अगर आप देखें और कोटक बैंक, ये 2 अगर आप देखें अभी कन्विक्शन ट्रेड हैं। और IRCTC 824 पे आई थिंक पोस्ट 3 मार्च ये अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। आई थिंक ये जो ओपनिंग अप थीम जो है ना, उसमें ये एक नया जुड़ाव है। नया जुड़ाव इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि IRCTC जस्ट मतलब शुक्रवार को अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के क्लस्टर से बाहर निकल के आया है। तो जो इंडिगो चल चुका था, जो होटल्स चल चुके थे, उस क्रम में IRCTC ने अगर आप देखें लास्टली पार्टिसिपेट किया ही। दलजीत सिंह कोहली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पहले तो HDFC बैंक और HDFC के इस जो मेगा मर्जर को मंजूरी मिली है और सुबह ये खबर आई, उसके बाद जो सब्सटेंशियल मूव इन दोनों काउंटर्स में आ चुका है, अभी इस स्टोरी में आपको लगता क्या है और आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप HDFC बैंक को इस वक्त, और फ्रेश बैंक की गुंजाइश इन लेवल्स पे आपको कितनी लगती है? दलजीत जी। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। नहीं, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है और आई थिंक कॉर्पोरेट इंडिया की हिस्ट्री के लिए सबसे बड़ा मर्जर भी है।
इसका हम लोग 20-25 साल में पिछले 4-5 बार ऐसा सुन चुके थे कि ये करना है, करना जरूरी है, बट पहले हमेशा मैनेजमेंट मना करता था। इस बार उन्होंने एक्सेप्ट किया और कर दिया ये काम। तो बहुत सिनर्जिस्टिक मर्जर है और काफी बेनिफिट होगा एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक अल्टीमेट एंटिटी बचेगी, तो हमें उसके बारे में ही सोचना है। और हमारा ये मानना है कि हमने पिछले इंटरेक्शन में बात किया था कि हमने अपना एलोकेशन एचडीएफसी बैंक में बढ़ाया था और हर डिप में बढ़ाया, और अभी भी हमें लगता है कि यहाँ से बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जो सबसे बड़ा कारण बनेगा, तो एक तो ये कि ये कंबाइंड एंटिटी के पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर होगा और कॉस्ट सिनर्जीज बहुत ज्यादा होंगी, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स की जो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और एचडीएफसी का जो होम लोन का पोर्टफोलियो है वो एक्सपर्टीज बैंक को मिलेगी, तो बहुत अच्छा एक बेनिफिट रहेगा ये जब कंबाइंड एंटिटी बनेगी। और उससे जो एक और इम्पोर्टेंट रहेगा वो ये कि अब ये क्योंकि कुछ शेयर्स वो एचडीएफसी के एक्सटिंग्विश करने पड़ेंगे ट्रेजरी की वजह से, तो नेट रिजल्ट ये होगा कि एफआईआईज के लिए 7% और ज्यादा खरीदने का स्कोप बनेगा एचडीएफसी बैंक में। हमने देखा है कि एचडीएफसी बैंक में एफआईआईज हमेशा तैयार रहते हैं खरीदने के लिए, और पिछले कुछ 1-1.5 साल से थोड़ा सेलिंग था, लेकिन उससे पहले हमेशा जो है वहां पर होल्ड लगी रहती थी कि हमें जैसे ही थोड़ा सा भी स्पेस 0.1%, 0.2% मिला, इमीडिएटली वो लोग लेने के लिए आते थे। तो अभी 7% और उनका इंक्रीमेंट आ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आपको एफआई की तरफ से हमेशा एक सपोर्ट रहेगा। दूसरा, आपको वेटेज बढ़ जाएगा, एमएससीआई इंडेक्स में वेटेज बढ़ जाएगा। तो आई थिंक बहुत सारे टेक्निकल एंड फंडामेंटल रीजंस मिला करके इसमें यहाँ से भी और बहुत बड़ा स्कोप हमें लगता है। तो जिनके पास है वो ये ना सोचे कि आज 10-15% बढ़ गया तो अब हमें निकल जाना चाहिए या शॉर्ट टर्म व्यू बना ले, तो बेच करके फिर शायद वो पता नहीं मिले कि नहीं मिले क्या हो। तो बेटर ये होगा कि आप अगर बने हुए हैं, लिया हुआ है, तो इसको पूरा बेनिफिट ले, और आने वाले 1-1.5 साल में इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। ये मर्जर प्रोसेस 1.5 साल का है, तो ऑब्वियस है कि स्टॉक इसी लेवल पे हमेशा नहीं रहेगा, बीच बीच में ऊपर नीचे होगा, बहुत सारे मार्केट सेंटिमेंट्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो ऊपर उतार चढ़ाव होगा। जब भी डिप मिले तो आप उसमें अपना एडिशनल जो भी बाई करना वो करिए, और जो एग्जिस्टिंग है वो उसको रखिए। तो ऐसा हमारा मानना है। इसमें कोई घटाने की या प्रॉफिट बुक करने का कोई इसको अभी कोई जरूरत नहीं है। बाजी ना करें, ये मर्जर की प्रक्रिया 1.5 साल 2 साल चलेगी। बहुत सारे बेनिफिट दलजीत सर को नजर आते हैं। रखिए, स्टॉक को होल्ड करना है, और नहीं हो दलजीत सर तो खरीदूं? तो देखिए, आप जिस दिन न्यूज आएगी उस दिन तो आपको 10-15% महंगा मिलेगा। तो उससे ये है कि थोड़ा पेशेंस रखेंगे। जैसे हमने कहा, कोई ना कोई बाजार में कारण तो बनते ही है स्टॉक को नीचे आने में, तो 2-5%, 10% जहां आपको चीपर मिलेगा वहां आप ले सकते हैं। थोड़ा यहाँ लीजिए, स्टैगर्ड वे में बाई करिए, कि जैसे जब भी डिप आएगा तो जैसे सिप लोग करते हैं उस तरीके से कुछ कर सकते हैं। तो कोई भी वीकनेस आती है तो फ्रेश एंट्री करी जा सकती है एचडीएफसी बैंक में, पर इसमें वीकनेस का एक डर रहता है, गोरे बेचते तब वीकनेस आती है, गोरे बेचो तो मार्केट भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। लेकिन ठीक है, किसी भी वीकनेस में खरीदारी ऑलरेडी है तो कोई जल्दबाजी ना करें, होल्ड करके रखें एचडीएफसी ट्विंस को अपने पास इस समय। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख साहब से हमारी चर्चा हुई थी इस मर्जर के बाद। सुनिए उस चर्चा का एक छोटा सा अंश। हम हाउसिंग लोन, हम ज़्यादा हाउसिंग लोन दे सकेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा कम होगा। बैंक के रिसोर्सेज कॉस्ट कम होते हैं, हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी के कॉस्ट ऑफ फंड हायर होते हैं। अब हम थोड़ा लोअर रेट से भी हाउसिंग लोन्स दे सकेंगे एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत स्कोप है। हमारा बिजनेस मार्च महीना में जो 45 इयर्स में नहीं हुआ, 1 महीना में हो गया है। तो हाउसिंग अभी बूम है, हाउसिंग का बूम है, हाउसिंग का रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। लोग अभी छोटे छोटे घर लेते हैं। हमारी एवरेज लोन तो 40 लाख की है, 40 लाख लोन है। सो वी आर गिविंग लोन्स, हम लोन दे रहे हैं मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम को लोन दे रहे हैं। सो ये स्कोप बढ़ेगा। हम आशा करते हैं कि हाउसिंग डिस्बर्समेंट बढ़ेगा, हाउसिंग एप्लीकेशन बढ़ेगी। चलिए, तो ये हो गई वो मेगा मर्जर पे बातचीत। लेकिन इस बीच चतुर्मोता साहब, आपका वो माइंड ट्री निकल पड़ा है।
अच्छा दिन के हाईज पे मोमेंटम पिकअप करता हुआ पिछले 1-2 दिन के दबाव से अब उभरने की कोशिश कर रहा है, ले लूं क्या? आशीष जी, इसने 2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद अपना जो मेन ट्रेंड है उसकी तरफ ये रेज्यूम हो चुका है और मेन ट्रेंड इसका ऊपर की तरफ है और मेरा मानना है 4500 रुपया शॉर्ट टर्म में और पोजिशनली जैसे मैंने कहा कि 45,000 तक की ट्रेजेक्ट्री भी माइंडट्री के स्टॉक में देखने को नजर आएगी, बट फॉर इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 4500 के लक्ष्य के लिए इसके अंदर खरीदारी की जा सकती है। 4270 के स्टॉप लॉस के साथ एक फ्रेश लॉन्ग ट्रेड माइंडट्री के अंदर में करंट लेवल्स पर लिया जा सकता है। जी हाँ, चलिए, तो ये हो गया माइंडट्री। मीनवाइल कोटक महिंद्रा बैंक को देखिए, और जिस हालात, जिस डेटा को देखते हुए मेरी 2 बजे की कमेंट्री में मैं कहा था कि एग्जैक्टली इस सीएमपी पर कोटक महिंद्रा फोकस की जगह बात हुई थी हमारी ठीक 2 बजे इस स्टॉक पे। 2 बजे इसका प्राइस लगभग था, समझ लीजिए आप 1825, नाउ इट्स 1837। बात 1837 पे ये है कि ये स्टॉक अब अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूता हुआ पोस्ट 24 फरवरी, याद रखिएगा, एक किसी भी बड़े एवरेज में एक बहुत, अगर आप देखें, एक मैग्नेटिक पावर होती है, वो अपनी तरफ खींचता है, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो। ठीक वैसा ही हो रहा है। अब आप देखिए, 1-2 चीज़ और हो रही है। हमने सुबह, मेरे ख्याल से आशीष ने मार्क किया था चंबल, उसके बाद हमने चंबल का ट्रेड लिया था। एक बार जरा चंबल लेके आएंगे आप। चंबल आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में 458, ह्यूज, बहुत ही बड़ी कैंडल क्रिएट हुई है, जिसने, अगर आप देखें, इसको ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के नज़दीक लाके खड़ा कर दिया। लेकिन ट्रेड यहाँ नहीं है। लेकिन एक बार आइए आप आरसीएफ, लेट्स ब्रिंग राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, आपकी स्क्रीन पर 101। मानस, मैं इसकी इस ट्रेजेक्ट्री को देख रहा था, इसने 4 मार्च का हाई क्रॉस कर दिया है। 4 मार्च का हाई क्रॉस करने के बाद आपके पास कम से कम नहीं तो 112-113 तक कोई सप्लाई जोन नहीं है। 101.30 के प्राइस पे आपका प्राइस आउटलुक क्या है यहाँ पर, स्पेशली डिलीवरी ट्रेड के पर्सपेक्टिव से? देखिए, पहले तो 2018 के हाईज टच होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो करीब 110 रुपए के भाव तो देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हमें एक पोजिशनल ट्रेड लेना होगा तो टारगेट आप बड़े सेट कर सकते हैं, करीब 125-130 तक के भाव देखने को मिलेंगे। शायद इसमें समय लगेगा, आने वाले 2 से 3 मंथ का समय लग जाएगा, लेकिन वो टारगेट बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 96 के स्टॉप लॉस से, ऊपर की तरफ 110 रुपए के टारगेट के लिए। अच्छा, इस बीच आवाज की एक्सक्लूसिव खबर आपकी स्क्रीन पे नीचे चलती हुई कि सरकारी कंपनियों के, फर्टिलाइजर कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन पर एक अहम मीट। लक्ष्मण जैसे ही जुड़ेंगे, लक्ष्मण के पास जा रहे हैं हम इस खबर पर, लेकिन इस बीच नीलेश जैन साहब ने हाथ उठाया। नीलेश जी, क्या ट्रेड पकड़ा? स्टॉक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहे हैं, मेरे रडार पे आए। सबसे पहले निफ्टी ऑटो इंडेक्स, अगर ये ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो अपने 200 डे मूविंग एवरेज अभी ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है 10,800 पे। तो उसके चलते ऑटो इंडेक्स काफी बेहतरीन लग रहा है। निफ्टी ऑटो स्पेस की कंपनी है टाटा मोटर्स, इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। 460 के टारगेट्स के लिए 449 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है एंड यहाँ पे 442 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। वही जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है L&T। देखिए, बहुत ही बेहतरीन सेटअप है और काफी समय बाद यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल हमें फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन की जरिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 1840 का कॉल ऑप्शन 37 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसे 25 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीद के चलने की सलाह होगी। 50 रुपीज के टारगेट होंगे। ओके भाई, रडार पर रखिए ऑटो स्पेस को। ऑटो स्पेस में बढ़िया मूव आता हुआ, उसमें टाटा मोटर्स प्रेफर्ड प्ले और साथ साथ लार्सन एंड टूब्रो में भी खरीदारी करने का मन। इस बीच वो 18,000 के ऊपर इस समय 18,020, 18,030 के लेवल्स पर कामकाज, 350 पॉइंट के निफ्टी में उछाल और हम 18,200 की कॉल के थ्रू निफ्टी की तेजी बनाने के मूड में हैं। वीरू, ले लें क्या आप? नहीं आशीष, जो 2 बजे की कमेंट्री थी उसमें 18,200 की कॉल पे ही बात करनी थी हमें। 18,200 की कॉल लेनी थी, वो उस टाइम 40 की थी, अभी 50 पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, बात ये थी कि हमने सारी कॉल्स में, अगर आप देखें, 150 रुपए की कॉल 400 रुपए में सुबह काटी, अब मात्र 50 रुपए में। देखिए, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम मात्र 50 रुपए में ये बेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको रखिए, 40 की 50 हो गई, बट द वे इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक और पूरा का पूरा आपका जो आईटी बास्केट है जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है आशीष, आई थिंक यही मैं इस कॉल को लूंगा। बाकी बैंकिंग में आशीष स्टॉक फ्यूचर्स पे आ जाऊंगा, नॉट एग्जैक्टली इंडेक्स। आशीष, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और ये जो बैंक्स मूव करना शुरू करें, इन पे एक बार बातचीत कर लेंगे, लेकिन पहले
लक्ष्मण के पास जा रहा हूं, वो ऑल एक्सक्लूसिव सीएनबीसी आवाज की खबर पे बातचीत करने के लिए। लक्ष्मण, ये सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन की तैयारी क्या पिकअप कर रहे हो आप? दरअसल आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है नीति आयोग के सीईओ की अगुवाई में, और इस बैठक में चर्चा इस बात पर होगी कि फर्टिलाइजर सेक्टर की जो भी सरकारी कंपनियां हैं उनमें किन किन कंपनियों का निजीकरण किया जाए, किस में सरकार स्ट्रेटेजिक सेल करे और किस कंपनी को सरकार बंद कर दे। ये दरअसल बता दूं कि सरकार ने जो पब्लिक एंटरप्राइजेस पॉलिसी का ऐलान किया था आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दौरान, उसी का एक हिस्सा है, जिसके तहत कहा था कि नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की सरकारी कंपनियों का सरकार या तो विनिवेश करेगी या तो उनको बंद करेगी। तो उसमें एक सैद्धांतिक फैसला यह लिया गया था कि जिन कंपनियों के पास नेटवर्थ बिल्कुल भी नहीं है या फिर वो रिवाइवल की तरफ नहीं अग्रसर हो सकती हैं, उनको तो बंद करेंगे, लेकिन जिन कंपनियों के पास नेटवर्थ है, जिनका प्लांट चल रहा है, जो प्रॉफिट में है या प्रॉफिट माने की संभावना है, उनका सरकार निजीकरण करेगी। तो इसी फॉर्मूले के तहत जो महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है उसमें दरअसल फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर के तहत डिपार्टमेंट भी आता है, तो उनके तहत जो पीएसयूज है उनकी समीक्षा की जाएगी और फिर इसकी तरफ सरकार कदम आगे बढ़ाएगी। बता दूं कि ये इस मुद्दे पर तीसरी बैठक है। इससे पहले सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर इसी तरह से बैठक कर चुकी है और इसके बीच सरकार ने दूसरे सेक्टर के लिए किया था और तीसरा सेक्टर फर्टिलाइजर के लिए है। अब मुझे लगता है कि नए कारोबारी साल में विनिवेश की गाड़ी थोड़ी सी तेज रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि पिछला कारोबारी साल तो थोड़ा सा फ्लॉप गया था। अरे इंटरेस्टिंग है। तो भाई इनिशियल डेज, लेकिन फर्टिलाइजर के सरकारी फर्टिलाइजर कंपनीज के रीजिक की तैयारी। अब उसमें जो नहीं चल सकती उनको तो बंद कर दिया जाएगा। जिनमें दमखम है, जिनका नेटवर्क स्ट्रांग है, जिनकी रिवाइवल पॉसिबल है या जिनके प्रॉफिट्स में आ चुकी हैं, प्रॉफिटेबल हैं या आने की गुंजाइश है, उनका प्राइवेटाइजेशन होता हुआ नजर आएगा। ओके, तो लक्ष्मण अभी तो बहुत अर्ली स्टेजेस है ना, एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होगा। अभी इस पे विचार विमर्श की शुरुआत हो रही है, दरअसल ये कहना चाहिए। दरअसल ये पहले के हिसाब से देखें तो प्रक्रिया लंबी दिखती है, लेकिन चूंकि इस बैठक के शुरुआत में ही सरकार ने एक सिद्धांत या फॉर्मूला बना रखा है किन किन कंपनियों का क्या किया जाना है, उस फॉर्मूले में फिट से बैठाना है और आगे बढ़ जाना है। फर्टिलाइजर सेक्टर के कुछ पीएसयूज की सरकार ने पहले पहचान की थी, इस पर चर्चा भी हुई थी कि कैसे इसके विनिवेश की तरफ आगे बढ़ा जाए। मुझे लगता है कई सारे पीएसयूज जिसका ग्राउंड वर्क तैयार किया हुआ है, अब सिर्फ इस नए पॉलिसी के तहत सरकार उसको आगे बढ़ाना चाहती है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन जाहिर तौर पे पीएसयूज हैं, सरकारी कंपनियां हैं, सरकार है, जनता के प्रति जिम्मेदार होती है, तो थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि बहुत फूंक फूंक करके कदम उठाना पड़ता है। लक्ष्मण, धन्यवाद एक्सक्लूसिव के लिए। कई सारी सरकारी फर्टिलाइजर कंपनी, वैसे पूरा फर्टिलाइजर एज अ स्पेस झूमता हुआ, लेकिन ध्यान रखिए सरकारी फर्टिलाइजर कंपनी के लिए खबर है, तो कोई फैक्ट, कोई आरसीएफ, एनएफएल, ये सब स्टॉक्स रखिएगा अपने रडार पे। खैर, इसमें अब कौन सी क्या फाइनल डिसीजन होता है अलग बात, लेकिन कोहली साहब, ये सरकारी फर्टिलाइजर कंपनी को आप ट्रैक करते कोई पसंद आती है क्या? फंडामेंटली ये हुआ ना हुआ तो अदरवाइज भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, ऐसा है क्या? आशीष, सरकारी कंपनी तो नहीं, एक प्राइवेट कंपनी दीपक फर्टिलाइजर हम लोग ट्रैक करते हैं। वो हमने थोड़े दिन पहले रेकमेंड किया था अपने कुछ क्लाइंट्स को, और कोरामंडल फर्टिलाइजर, दो हम देखते हैं जब भी फर्टिलाइजर सेक्टर में देखना होता है कुछ। तो कोरामंडल इसलिए क्योंकि वो डायमोनियम फॉस्फेट वगैरह बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो नॉर्मली ये लोग नहीं बनाते, और ये बाकी जो कंपनियां, सरकारी कंपनियां, वो सब यूरिया वगैरह पे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। आई थिंक ये इस न्यूज से कुछ बहुत बड़ा इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा मुझे लगता नहीं है। इस समय वैसे फर्टिलाइजर सेक्टर लाइमलाइट में है बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन थिंग एंड लॉट ऑफ टॉक गोइंग ऑन कि किस तरीके से प्राइसिंग इनकी चेंज हो रही है। हमें लगता है कि फर्टिलाइजर तो एक पार्ट है, बट उसके साथ जो एंसिलरी केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल जो कंपनियां बनाती हैं उन पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे जीएनएफसी हुआ या दीपक फर्टिलाइजर हुआ, इनके पास बहुत सारे दूसरे केमिकल्स भी हैं और वहां पर काफी बड़ा हमारा मोट है, जो कंट्री का भी मोट है, वहां पर प्राइसिंग पावर भी है, तो वो एक आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अर्निंग्स की देता है। अगर हमें देखना ही होगा तो हम वो दो कंपनियां देखेंगे, दीपक फर्टिलाइजर, कोरामंडल इंटरनेशनल फॉर फर्टिलाइजर और जीएनएफसी फॉर फर्टिलाइजर एंड केमिकल। तो जीएनएफसी, दीपक फर्टिलाइजर, कोरोमंडल, इस तरह की फर्टिलाइजर कंपनीज फंडामेंटली जो है
वो ज्यादा पसंद आती हैं कोहली साहब को। अच्छा, इस बीच हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर के डायरेक्टर रिसर्च अमनीश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। मैं उनके पास जाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, उस पर बातचीत करने के लिए। उससे पहले रचना जी जुड़ चुकी हैं। रचना जी, हाय, गुड आफ्टरनून। रचना जी, इस समय का ट्रेड को आइडेंटिफाई किया आपने? जी, गुड आफ्टरनून। और मैंने इस टाइम भी और इवन अदरवाइज ड्यूरिंग द डे आई हैव बीन ऑब्जर्विंग एलआईसी हाउसिंग में ऊपर वाली साइड पे चांसेस है कि ये काउंटर बहुत जल्दी हमें 400 के नंबर दिखा सकता है। अभी 388 पे फ्यूचर्स, तो एलआईसी हाउसिंग को लॉन्ग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से एसएल होना चाहिए 380 के करीब, और ऊपर वाली साइड पे पहला टारगेट 400 का, दूसरा टारगेट 405 का। हाउसिंग फाइनेंस को रखिएगा रडार पे। ये है रशिदा जी की पसंद, और ये रह के पसंद बन रही है। पिछले कुछ दिनों में मेरे ख्याल से लास्ट वीक भी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक बार मेंशन हुआ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। नहीं, चलिए, प्रभुदास लीलाधर के डायरेक्टर रिसर्च अमनीश अग्रवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। दरअसल अमनीश जी की टीम ने, उन्होंने खुद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है जिसका टाइटल है रशिया यूक्रेन क्राइसिस, अ बून फॉर रूरल डिमांड रिवाइवल। अमनीश जी, पिछले कई क्वार्टर्स से हम लोग रूरल डिमांड को लेके कंसर्न्स हाईलाइट कर रहे हैं। इंडिया बैंक के कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आके मेंशन कर चुके हैं कि रूरल डिमांड बड़ी चिंताजनक स्थिति है। आप इस क्राइसिस के बीच में एक रे ऑफ होप जगा के लाए हैं सर। क्या गणित बिठाया है? क्यों ये यूक्रेन क्राइसिस, रशिया क्राइसिस रूरल डिमांड के रिवाइवल का संकेत दे सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखिए, रशिया और यूक्रेन ग्लोबल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट में बहुत बड़े प्लेयर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सूरजमुखी का तेल है, सरसों है, गेहूं है, दैन मकई है। सो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें रशिया और यूक्रेन ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़े एक्सपोर्टर है। और यूक्रेन और रशिया का वॉर होने के कारण वो एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम था और ट्रेड था वो रुक गया है। उसके कारण ये जितने भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनके भाव ग्लोबली जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं। और इंडिया में किसानों को फ़ायदा ऐसे होगा क्योंकि ये समय जो है इट इज़ कोइंसाइडिंग विद द आपका जो रबी का फसल है, क्योंकि रबी का फसल आपका ये अप्रैल के महीने में आता है। रबी अप्रैल के महीने में आने वाली जो फसलें हैं, जैसे कि गेहूं है, गेहूं का जो अभी दाम चल रहा है वो गवर्नमेंट के एमएसपी से लगभग 15% ज़्यादा चल रहा है। इसी तरीके से आपका जो सरसों या मस्टर्ड का क्रॉप है, जिसके अंदर की इस बार किसानों ने 30% ज़्यादा एरिया में फसल लगाया था, उसका भी दाम 30% ज़्यादा चल रहा है। सो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम सरकारी आंकड़ों में जो उनकी उत्पादन में लागत, उत्पादन में उनकी कॉस्ट बढ़ी है, उसको भी न्यूट्रलाइज कर दें तो भी फार्मर्स को करंट प्राइसेस के ऊपर काफ़ी फ़ायदा रहेगा। हमारा अनुमान ये है कि अकेला गेहूं और सरसों के अंदर ही किसानों को लगभग 50,000 करोड़ का अतिरिक्त मुनाफा मिलना चाहिए इस रबी सीजन के अंदर। ओके, आई मीन ये बड़ी अगर आप देखें रकम है। आपने कहा कि रबी की फसलों में जो प्राइस रियलाइज होगा फार्मर्स को, उसमें आप देखें सब्सटेंशियल इजाफा मिल सकता है। 50,000 करोड़ रुपए की आपने डिमांड बताई कि अगर आप देखें डिफरेंशियल बताया आपने। ये बताइए सर, तो ऐसे में आई मीन आज से हम जब आपसे बात कर रहे थे, आप यकीन मानिए आज से लगभग महीना पहले सारी एफएमसीजी कंपनियां रूरल डिमांड को लेकर, ऑटो कंपनियां, ट्रैक्टर कंपनियां रूरल डिमांड को लेकर आप देखें काफ़ी आशंकित नज़र आ रही थी। तो ये एग्जैक्टली बेटर प्राइस जब रियलाइज होंगे, उस एंटीसिपेशन में आप किन किन स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं? बेटर एडवांटेज आप किसको देंगे इस वक्त, चाहे वो ट्रैक्टर सेगमेंट हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स हो, या फिर आप एफएमसीजी कंपनियों को किसको वेटेज दे रहे हैं? क्या चीज़ करना चाहिए प्रीएम्प्ट करते हुए यहाँ पर? देखिए, एक बार आपका गांव से डिमांड जब बढ़ेगी तो अगर हम एक साधारण गांव में देखें, जो साधारण किसान लोग हैं, तो उनका आमदन बढ़ेगा तो आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी खर्चा होगा। ट्रैक्टर भी खरीदेंगे लोग, अपना टू व्हीलर जिसमें कि आपका मोटरसाइकिल मेनली है उनको लेंगे। कुछ लोगों का गांव के अंदर होता है कि उनको घर में अपने एक, जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन करना है, एक आध रूम ऐड करना है। कुछ लोग
कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लेंगे, कुछ लोग अपना टेलीविजन लेंगे। तो ये आपकी जो है साधारणतः ये चीज़ें हैं जिनको कि गांव में लोग लेते हैं, और इन सब में जो है वो आपका डिमांड बढ़ने का उम्मीद है। एक बार किसानों को फसल के पैसे मिले और अगले साल मानसून पे थोड़ा सा क्लैरिटी हुआ, बट अगर आपका एक बार गांव से डिमांड बढ़ने लगा तो ये वहां तक नहीं रहेगा, ये इकोनॉमी में हर चीज को जो है इट विल किक स्टार्ट द ग्रोथ साइकिल। क्योंकि अगर हम अपनी इकोनॉमी को पिछले 6 महीने के अंदर देखें तो जो सेकंड क्वार्टर के अंदर जो स्लो डाउन हुआ था कोविड की सेकंड वेव के बाद, सो वो स्लो डाउन आपका स्टार्ट हुआ था रूरल सेंटीमेंट खराब होने के कारण। और रूरल सेंटीमेंट भी ऐसा नहीं है कि इनकम का इम्पैक्ट था, ये सेकंड कोविड वेव का भी इम्पैक्ट था, जहाँ पे कि लोगों को लगा कि थोड़ा सा कैश बचा के रखना चाहिए कि कल को मेडिकल नीड्स हैं, बाकी सब चीज़ें हैं। उसके बाद आपके 2 अच्छे फसल हुए हैं, आमदनी आपकी बढ़ी है, और अगर एक बार थोड़ा लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि अभी कोविड भी आने वाला नहीं है, इंडिया में वैक्सीनेशन हो चुकी है और इनकम बढ़ रहा है, मॉनसून नॉर्मल है, तो गांव के लोग जो है वो खर्चा दोबारा चालू करेंगे। इट विल स्टार्ट फ्रॉम रूरल इंडिया, बट ये धीरे धीरे करके पूरी इकोनॉमी के ऊपर इसका असर पड़ेगा। ये बढ़िया है। तो भाई हम आमतौर पे मान के चल रहे थे, धारणा ये थी कि रूरल डिमांड ठंडी इसलिए पड़ रही है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और पैसा था नहीं, तो इसीलिए वो रूरल ट्रैक्शन लूज आउट हो रहा है। लेकिन सर इंटरेस्टिंगली कह रहे हैं सेकेंड वेव के बाद कंजर्व करने की कोशिश हो रही थी, वो उसका इंपैक्ट था सेकेंड वेव कोविड का कि कंजर्व कर रहे थे कैश, इसीलिए थोड़ा सा रूरल डिमांड ज्यादा पस्त होती हुई नजर आई। इनके चैनल चेक्स कहते हैं। और यूक्रेन ध्यान रखिए कई सारी एग्री कमोडिटीज का लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में से, तो वहां से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, कमोडिटीज के प्राइस बढ़ रहे हैं, हमारे यहां राबी की फसल अच्छी होगी, उसका फायदा किसान भाई भुनाते हुए नजर आएंगे, फायदा मिले। अच्छा, आपने FY22 के वीट एक्सपोर्ट्स देखे होंगे, 70 लाख टन पे पहुंचे, और FY23 का गवर्नमेंट एस्टिमेट अब ये कहता है कि 100 लाख टन पे वीट एक्सपोर्ट पहुंचता हुआ नजर आएगा, और रियलाइजेशन इस क्राइसिस के बीच में इंप्रूव होंगे, तो पैसा गांव में जाएगा। गांव में जाएगा तो कई सारी चीजें हैं जो बाइंग होगी और उसका डिमांड ट्रैक्शन आपको विजिबल होगा स्क्रीन पर। जाते थे अमनीश सर, लंबी लिस्ट है, वो हमारी टीम चला भी रही है, जो आपकी प्रेफरेंस है PL की रिपोर्ट में रूरल थीम को लेते हुए। 2 स्टॉक्स जो आप बेट करना चाहेंगे इस रूरल टर्न अराउंड पे। देखिए, इतनी लंबी लिस्ट में से 2 स्टॉक निकालना थोड़ा मुश्किल है, 10 बेट्स, बट एक सीधे अगर देखा जाए तो सेक्टर के हिसाब से देखें तो FMCG के अंदर हिंदुस्तान लीवर और डाबर, ये 2 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। अगर आप देखोगे सीधा एकदम, ऑटो के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा है, और बैंकिंग के अंदर हमने HDFC बैंक दिया था, तो आज मर्जर के सिनेरियो में थोड़ा काफी जल्दी चल गया है। सो आई थिंक ये कुछ एक स्टॉक है। एग्रोकेमिकल में भी आप देख सकते हैं, रैलीज इंडिया देख सकते हैं, और सो आई थिंक ये कुछ एक स्टॉक हैं। बट अगर आपका रूरल के कारण इकोनॉमिक रिकवरी आएगा, जैसा कि 2020 के अंदर भी हुआ था, तो फायदा सबको ही होगा, सब सेक्टर्स को फायदा होगा। और जितनी भी कंपनीज अच्छी हैं, जिनका ब्रांड अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छा है, जो कि सही तरीके से ग्रोथ लेके आ रही हैं, वो सब स्टॉक्स जो है अच्छा करेंगे आगे चलकर। ठीक है, तो HUL, डाबर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रैलीज इंडिया, वो तमाम पसंदीदा बेट्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन सबको अगर रूरल ट्रैक्शन, रूरल मोमेंटम पिकअप हो तो सबको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। HDFC बैंक तो अलग से उन्होंने मेंशन कर दिया कि आज ही बहुत अच्छा मूव आ गया है, लेकिन ये भी पसंदीदा बेट्स में से एक। इस बीच जरा कई सारे स्टॉक्स में बढ़िया मूव आ रहा है। हमने बातचीत छोड़ी थी इंडसइंड बैंक के अच्छे ट्रैक्शन को पर, तो इसी से बातचीत को रिज्यूम करता हूं, क्योंकि इस समय सबसे बढ़िया मूव अब इंडसइंड बैंक देता हुआ 2% के अपटिक के साथ इस समय कामकाज होता हुआ, थोड़ा सा मार्केट्स में भी ट्रैक्शन और पिकअप हो रहा है हल्का हल्का। निफ्टी बैंक आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पे मूव आना शुरू हुआ है। इंडसइंड बैंक पे तो मुझे गाबा सर से बातचीत करनी है। गाबा सर बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं इंडसइंड बैंक। गाबा सर, इंडसइंड बैंक कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा ही लगता है। इनफैक्ट यहाँ जो ब्रेकआउट मिला है, इनफैक्ट ब्रेकआउट कल मिला था, आज एक सस्टेन हुआ है। मुझे लगता है 1000 तो पार कर ही लेगा, शायद 1050 तक भी चला जाए इंडसइंड बैंक। अच्छा लगता है। अगर किसी को अब भी लेना है तो अब भी ले सकते हैं, 970 का स्टॉप लगाइए, 1000 तक तो डेफिनेट एक ट्रेड बनता है, उसके बाद हायर जोन देखेंगे इंडसइंड बैंक।
इंडसइंड बैंक आपकी स्क्रीन पे, लेकिन इस बीच आप एक और चीज़ देखिए कि जरा आप एक बार थर्मैक्स लेके आइएगा 2002 पे LNT डे हाई पर। BEL का हाल आप जानते ही हैं। सुबह यदि के साथ अगर आप देखें तो हमने आज एक मेरे ख्याल से CLA या फिर सिटी की रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने 250 का टारगेट दिया था। पूरा का पूरा स्पेस अगर आप देखें सिमेंस पर भी ट्रेड लिया था। अगर आप देखें आशीष चतुर्मुता ने वो अच्छा करता हुआ फ्लाइंग हाई कैपिटल गुड्स आप कह सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। 36,500 हो गया निफ्टी IT। आपकी राय इस वक्त? मनस सिमेंस पे तो हमने बात कर ली, कोई और कैपिटल गुड्स में आप स्टॉक जोड़ना चाहेंगे क्या? देखिए, सबसे बेहतरीन बात करें तो LNT लगता है। LNT में अगर आप देखिए तो 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुए हैं, 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुए हैं। एक प्राइस रेजिस्टेंस था 1815 का, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। तो बिल्कुल यहाँ से तो शायद 1900 रुपए तक के स्तर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। बढ़िया मूव्स कई सारे स्टॉक्स में आ रहे हैं। लास्ट एंड टू ब्रोकर रखिए रेडार पे। आसित ने कोई ट्रेड पकड़ा है? उस बीच हमारी बात चली थी प्रभुदास श्रीधर से तो डाइवर्ट हो नहीं पाए। सॉरी आसित, मिस तो नहीं हो गया ट्रेड ना? क्या ट्रेड है? नहीं, आई थिंक एक्सिस बैंक हम स्टिल अभी लॉन्ग जा सकते हैं। इट इज राइट नाउ अराउंड 785। सो अगर फ्यूचर में जाते हैं तो थोड़ा डीप का स्टॉप लॉस रखेंगे, रिट्रेसमेंट में बाय करेंगे। 775 का स्टॉप लॉस फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 800। नहीं तो एक्सिस का अगर हम देखेंगे 800 का कॉल, आई थिंक द प्राइस इज रनिंग इट अराउंड 18 रुपीज। इसको स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 12 रुपीज फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 30। एक्सिस बैंक में जिस हिसाब से पुट राइटिंग हुआ है इस अराउंड 6,50,000 वर्सेस कॉल अनवाइंडिंग ऑफ 680। मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक हैज ए अनफिनिश्ड बिजनेस। ये 700 के लेवल के ऊपर क्रॉस करेगा एंड वी विल सी सम डिसेंट ट्रैक्शन इन एक्सिस बैंक। आई मीन टू से 800 के लेवल के ऊपर क्रॉस करेगा। बैंक बढ़िया। एक्सिस बैंक में HDFC बैंक फिर से अपना मोमेंटम वापस ला रहा है। 9.5-10% के उछाल के साथ वहां पे कामकाज। HDFC लिमिटेड भी अब वापस 9% के उछाल के साथ कामकाज। तो कई जगह अच्छा मूव्स आते हुए। अदानी पोर्ट जो शुरुआती ट्रेड पकड़ा था मेरे ख्याल से चतुर्मुता साहब ने दिया था, अब 4.25%, 4.5% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। लेकिन क्विकली आप सब एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट है, कोई ट्रेड नजर आए तो आप प्लीज PCR टीम को अपडेट करिएगा, हम आपके पास आएंगे। किसने हाथ उठाया? लो, चतुर्मुता साहब ने हाथ उठा ही लिया। चतुर्मुता साहब क्या ट्रेड आया? आशीष जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर इसका बन चुका है और मेरे हिसाब से ये सीरीज इस स्टॉक में 550 रुपए तक की आती हुई नजर आएगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी की राय रहेगी। 505 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 530 का एक इमीडिएट टारगेट और पोजिशनल टारगेट के तौर पे 550। ऑप्शंस में काफी एक्टिव है तो मैं यहाँ पर पे कॉल ऑप्शन एक रिकमेंड कर रहा हूँ। 520 रुपए की कॉल ऑप्शन जो करीब 14 रुपए पे इस समय ट्रेड कर रही है। इस पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 11 रुपए का और 20 रुपए के लक्ष्य ट्रेडिंग के हिसाब से 1 से 2 दिनों के हिसाब से 520 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। जी हाँ, 520 की कॉल। लेकिन अंत आशीष, मेरा पूरा का पूरा ध्यान जा रहा है इस वक्त एक वैल्यू बायर के तौर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। ये आशीष और मैं डिस्कस भी कर रहे थे मेरे ख्याल से गुरुवार को। उस वक्त लेवल था 2050 का, अब ये हो गया है स्टॉक 2136। और मैंने एक कोरिलेशन आपके लिए अगर आप देखें स्क्रीन पे रखा है, आप लेके आइए प्लीज निफ्टी FMCG। आपको याद होगा सेकेंड क्वार्टर के अर्निंग्स जब HUL ने रिपोर्ट की थी और जब वॉल्यूम्स का आंकड़ा 4% का स्ट्रीट के सामने आया था, क्लोजिंग का ही वक्त था, धराशायी हो गया था ये स्टॉक। उसी दिन निफ्टी FMCG का क्रैश हुआ था, 20 डेमा टूटा था। और आज उस वक्त के बाद पहली बार है, यानी अक्टूबर के बाद निफ्टी FMCG अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है। यकीन मानिए ये एक रिवर्सल का, एक बाजार का नया इंटरेस्ट होने का, डेवलप होने का एक नया संकेत है। इसको प्लीज थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आपकी राय, इसको कैसे अप्रोच करेंगे आप नीलेश जी? FMCG इंडेक्स का ये बिहेवियर अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको इंप्रेस कर रहा है क्या? कोई स्टॉक FMCG बास्केट में जो आपको इंप्रेस करता हुआ इस वक्त? बिल्कुल वीरेंद्र जी, मेरे ही रडार पे ये काउंटर आया था। एक बेहतरीन ब्रेकआउट हमें यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। मैं कहूंगा कि अभी भी देरी नहीं हुई है। जिस हिसाब से ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो काफी करेक्टेड लेवल पे अभी भी अवेलेबल है। इन लेवलों पर भी इसे ऐड किया जा सकता है। ऊपरी स्तरों पर 2200 तक के लेवल अप्रैल सीरीज के हमें नजर आते हैं, जो कि बहुत जल्द हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे स्टॉप लॉस अब रखना चाहिए 2080 के आसपास। तो बिल्कुल इन लेवलों पर एक प्रिफर्ड बेट FMCG पैक की होनी चाहिए HUL। प्रेफर पिक होने चाहिए तो 125 के ट्रेड करता हूं। मीनवाइल एक स्टॉक मारुति आपकी स्क्रीन पर
7807 पे अगर आप देखें आके ट्रेड करता हुआ। शरद अवस्थी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी नमस्कार। आज तो गुले गुलजार बाजार और थैंक्स टू HDFC एंड HDFC बैंक। सर आप ये बताइए, HDFC बैंक पे तो खुली मंत्रणा हो चुकी है इस वक्त। अब इस बड़े एक डिफरेंशियल के बाद प्रीवियस क्लोज और आज के इस वक्त के CMP के जितना बड़ा डिफरेंशियल आ चुका है, अब आपको अपॉर्चुनिटीज नजर कहाँ आ रही है? सडनली इस बाजार का जो रुख है वो बिल्कुल बदल गया है। आज FMCG में भी आपको खरीदारी नजर आ रही है। क्या अप्रोच कर रहे हैं आप इस वक्त, क्या चीज कर रहे हैं इस वक्त? हमने कुछ समय पहले क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण आइडेंटिफाई किया था, वहाँ हमें लगता है अभी भी काफी पोटेंशियल है री-रेटिंग होने का और नंबर्स में भी काफी इंप्रूवमेंट होने का स्कोप है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण एक स्टॉक है जो हम काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, जहाँ हमें लगता है अभी भी बहुत बड़ी री-रेटिंग की संभावना है। हमारे लक्ष्य करीब 1000 रुपए के आसपास के हैं स्टॉक में। 1540 1550 पॉइंट अब वापस निफ्टी बैंक में उछाल 4.25% की मजबूती की तरफ निफ्टी बैंक अब आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। बढ़िया मोमेंटम पिकअप हो रहा है और इसीलिए निफ्टी अब वापस 400 पॉइंट की मजबूती 18,066 18,070 के जोन्स पर, और हम लोग 18,200 की निफ्टी की कॉल को राइड कर रहे हैं इस समय। एलिक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। दीपन सर स्वागत है आपका। सॉरी थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं। दीपन सर, लास्ट टाइम जब आपसे मेरी बातचीत हुई थी तब हम लोग थोड़े दिक्कत भरे समय में थे, पिटाई हो रही थी रोज आए दिन। तब आपने कहा था कि मूड माहौल सुधरने के लिए 2 चीजों पे नजर रखनी है। एक तो कैपिटुलेशन हुआ यानी कि मारामारी हो गई तो, और दूसरी तरफ FIIs की स्टेबिलिटी लौटे, खरीदारी के इंस्टेंसेस नजर आए। पिछले हफ्ते 5,000 करोड़ पे खरीद डाले FIIs ने। मान लो ना सर वापस आ गए, अब बुरे दिन खत्म हो गए लाजली। नहीं, ये अच्छी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और जैसे मैंने कहा, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, ट्रैक करना चाहिए। और अगर ये जो FI की बाइंग है उसके ऊपर और बिल्डअप आ सकता है, देन वी कैन से दैट एक काफ़ी अच्छा बॉटम इन प्लेस है और इस बॉटम के ऊपर हम ग्रेजुअली बिल्ड कर सकेंगे। और अगर ये जो अर्निंग सीजन आ रही है अप्रैल मई में, इफ दैट अर्निंग सीजन इज जनरली पॉजिटिव, तो आई थिंक मार्केट्स कैन अगेन गो बैक टू न्यू हाइज। लिक्विडिटी स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्टेबल है, और अगर FI की सेलिंग कम हो जाती है या पॉजिटिव हो जाती है तो जो पूरा जो प्रेशर आ रहा था मार्केट में, दैट सर्टेनली विल गेट रिवर्स्ड। और ऐसे खास IPOs या नए इशुएंसेस भी नहीं आ रहे हैं। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ मनी विल गो इनटू सेकेंडरी मार्केट्स, व्हिच इज क्वाइट पॉजिटिव। और जैसे मैंने कहा, आई थिंक ये अर्निंग सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस अर्निंग सीजन में जो मार्जिन्स के ऊपर जो सवाल उठेंगे, स्पेशली हाउ कंपनीज हैव बीन एबल टू पास ऑन द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। आई थिंक अगर मैनेजमेंट, एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर पाते हैं कि दे विल बी इन अ पोजीशन टू पास ऑन द कॉस्ट इंक्रीजेज और उनकी मार्जिन्स ग्रेजुअली बढ़ जाएगी and go back to what was there prior to this geopolitical crisis, I think उन कंपनियों में इंटरेस्ट बना रहेगा and you will see fresh investment coming in over there. But nonetheless, I think एक ऐसा लग रहा है कि एक वर्स्ट वो खत्म हो चुका है मार्केट्स के लिए, और इस लेवल से इतनी ज़्यादा फेयर या भय नहीं है। I think that selectively markets can do very well over the next few quarters or months. अब रखिए Q4 के नंबर्स पे, मार्जिन प्रोफाइल्स पर और मैनेजमेंट की आगे की कमेंट्री पर। कैसे इस इन्फ्लेशनरी प्रेशर को किस हद तक पास ऑन कर पाएंगे, किस हद तक एब्जॉर्ब हो पाएगा, किस हद तक इनको खुद वो हिट लेना पड़ेगा, वो सब कमेंट्रीज अब बहुत इंपॉर्टेंट होती हुई नजर आएंगी। दीपन सर, मैं 1 मिनट आया। कोटक महिंद्रा बैंक, डॉक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा, 3.5% के उछाल के साथ ये पहला स्टॉक था जिसकी प्रोग्राम में हमने चर्चा की शुरुआत करी थी, जब वीरू से कमेंट्री की बात करी थी, और अब वीरू 200 डेमा के ऊपर कोटक महिंद्रा बैंक जाता हुआ। जी हाँ, 1837 आशीष। और अगर आप देखें ये प्रोसेस आशीष हो रही है लगभग 4 फरवरी के बाद। हमने इसका जिक्र इसलिए किया था आशीष कि ये सबसे लास्ट में पार्टिसिपेट करने वाला स्टॉक था, चाहे वो SBI हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे वो अगर आप देखें इंडसइंड बैंक था। इसने लास्ट में पार्टिसिपेट किया था, तो ये पहला एक सिग्नल देता हुआ आशीष कि मैं इस बेस से निकल के बाहर आ रहा हूँ। और आशीष, वो मैं यहाँ पर रणनीति के तौर पर फिर कहता हूँ, 18,200 की आवाज की कॉल पे फोकस कीजिएगा, 40 की वो 60 हो गई है। स्टे विद दैट कॉल। आशीष प्लीज। सर, दूसरी इंपॉर्टेंट इवेंट थी वो आज, वो सुबह सरप्राइज के तौर पे वो मेगा मर्जर HDFC बैंक HDFC लिमिटेड का।
दीपक सर, आप कैसे रीड कर रहे हो इस मेगा मर्जर को? एक लार्ज एंटिटी, एक लार्जर कॉन्ग्लोमरेट अपनी जगह, इस मर्जर के चलते वो कुछ फ्लोज आ जाएंगे, एफपीआई फ्लोज अट्रैक्ट होंगे, ये अपनी जगह, पर इस मर्जर के वाकई कोई ऑपरेशनल सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स नजर आते हैं क्या? क्योंकि दोनों एचडीएफसी के अम्ब्रेला में तो वैसे ही ऑपरेट करते थे। एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी के लिए हाउसिंग लोन्स वैसे ही मार्केट करता था, तो कोई बड़ी ऑपरेशनल सिनर्जीज नजर आती है वाकई क्या इस मेगा मर्जर में? हाँ, लॉन्ग एंटिसिपेटेड, अवेटेड जरूर होगा, पर कोई ऑपरेशनल सिनर्जीज थी क्या? या फिर जैसे दीपक पारेख सर ने कहा, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फादर का धंधा एक्वायर कर लेता है, ये बस वही हुआ है? देखिए, आई थिंक एक तो ये जो पूरी मर्जर है, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन अफेयर, और कम से कम साल 1.5 साल लग जाएंगे फॉर अस टू गेट द फुल बेनिफिट ऑफ इट। बट नॉनदलेस आई थिंक काफी जो ऑपरेशंस है, देयर विल बी सम सिनर्जीज ओवर देयर, कुछ कॉस्ट सेविंग जरूर से हो सकते हैं, स्पेशली ऑन मॉर्गेज लोन साइड, जो लो कॉस्ट डिपॉजिट है एचडीएफसी बैंक की, that will increase the margin of the erstwhile HDFC inside HDFC Bank. And on the whole, I think market में है ना, we prefer larger, stronger banks. अभी आप देखेंगे पिछले 3 साल में जब से IL&FS की क्राइसिस शुरू हुई है, कितनी ज्यादा banks have gone into a big problem situation, right? From Yes Bank to RBL, even IndusInd Bank has had its share of problems. और कई ज्यादा NBFCs भी जो छोटी-छोटी चीजें, L&T Finance है, Shriram Transport, I think because of the problems in the bank and NBFC sector, these companies had huge NPAs on their books. And only जो बड़ी banks थी, I think they were able to survive the ICICI, Axis और HDFC. और अगर HDFC बैंक की balance sheet size बढ़ जाती है because of the merger, it makes the whole conglomerate far more safer. Or we would always prefer to buy into safe banks rather than banks which are small and which are, you know, all the time getting into some trouble or the other. इसके अलावा अगर growth rates यही maintain होती है HDFC बैंक में and they are keeping on gaining market share, then that's even more positive and will attract even more investment flows. So on the whole, I think सभी shareholders के लिए, HDFC बैंक सभी shareholders के लिए ये बहुत ही ज़्यादा positive है, और eventually इसके benefits आने लगेंगे शायद 2-3 साल में। बट सबसे ज़्यादा बेनिफिट और सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही बड़ी बैंक है और एक बहुत ही सेफ बैंक है, एंड स्टिल ग्रोइंग एट फैबुलस ग्रोथ रेट्स इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो ये जो पूरा जो सिचुएशन है, जो पूरा सिनेरियो है, वो दैट विल बी वेरी वेल रिसीव्ड बाय द मार्केट। और अगर आप देखेंगे तो सभी के पोर्टफोलियो में HDFC बैंक गई, तो इट्स अ गुड डे फॉर आई थिंक ऑल शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज, that after many days they are seeing, many quarters they are seeing this kind of outperformance coming in the HDFC twins. के चेहरे पे मुस्कुराहट है, और गावा सर तो मुस्कुराहट बंद ही नहीं हो रही है। गावा सर के पास दीपक सर आईपीओ के समय से अभी तक रखा हुआ है, तो गावा सर के तो आज एकदम मूड में है गावा सर। अच्छा, HDFC की बात हुई ना, तो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई तो दीपक पारेख साहब ने पहले कहा कि किसी को सुबुगाहट नहीं थी। आप पतिए वीरू और देखे जतिन को स्क्रीन पे दिखाई जा रहा, इन लोग का मजाक उड़ाया उन्होंने कहा कि 24 घंटे पहले तो कम से कम खबर आप लोग के हाथ लग जाती। यही कह के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करी थी, लेकिन सही में किसी को अंदाजा नहीं था कि अनाउंसमेंट आने वाला है। सब हम लोग Q4 अपडेट की बात कर रहे थे जो HDFC बैंक की तरफ से आया। इसी को कहते हैं भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसीलिए प्रीमियम भी कमांड करता है बाजार। वो इतनी भीड़ कैसे थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? रिपोर्टर्स तो अलग, काफी सारे, ऐसा लगा था HDFC बैंक के एम्प्लॉइज भी बैठे हुए थे। नहीं, सो आशीष, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड मीटिंग में इन्होंने सबको बुलाया था। 6 बजे सुबह दीपक पारेख साहब ने कहा कि बोर्ड मीटिंग शुरू हो गई थी। 2 रातें वो सोए नहीं थे और इसीलिए उन्होंने बोला भी कि इंटरव्यू बाद में कर लेंगे। HDFC AMC का सारा मैनेजमेंट था, नवनीत मनोज से लेके प्रशांत जैन, HDFC लाइफ से विभा जी थी। जितनी भी HDFC की ग्रुप कंपनीज हैं, वो सब्सिडरीज हो चाहे वो लिस्टेड कंपनीज हो, सभी के MD CEO और जो नंबर 1 नंबर 2 मैनेजमेंट वाले सब लोग आए थे, और उतनी ही तादाद में प्रेस आई थी क्योंकि HDFC है। तो जनरल न्यूज चैनल से लेके ANI से लेके बिजनेस न्यूज चैनल्स तो थे ही, जनरल न्यूज चैनल्स वाले भी थे, तो एकदम खचाखच जो है हॉल भरा हुआ था। इसी कारण से आप लोग को दिखा रहा था, आप बैठे हुए, तो आप लोग के पीछे सब लग रहा था कि वो इन लोग का सीनियर स्टाफ बैठा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहा आप। इसलिए जतिन क्योंकि वहां पे थे तो मैंने कहा पूछूं क्या इस तरह की भीड़ का रीजन। ठीक है, यतिन स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। दीपन सर से हम लोग बातचीत कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस समय एक छोटा सा ब्रेक के उस पर यतिन से वो डीलिंग रूम चेक, और कंटिन्यू करेंगे दीपन सर से मार्केट्स पर चर्चा।
ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है। मार्केट स्टिल एट डे हाई, आई मीन 18,045 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और आपकी स्क्रीन पे एक और चीज़ स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि FMCG में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। लुक एट HUL, लुक एट गोदरेज CP अपने इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर में आके ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी 18,045। हम श्री दीपन मेहता जी से बातचीत कर रहे हैं इस वक्त। दीपन सर, लास्ट टाइम जब आप आए थे ना 21 मार्च को, तो एक स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया आपने हमारे साथ बड़े कन्विक्शन के साथ शेयर किया था। डेल्टा मुझे याद है 10% का स्विंग दे चुका है सर। और बाजार में इस वक्त जितने भी मैनेजमेंट हमारे साथ होटल कंपनियों की जुड़ती हैं, क्या कॉन्फिडेंस है उनकी कमेंट्री में सर? इसी थीम के अंतर्गत या फिर कोई और स्टॉक जिस पर आप काफ़ी कंफर्टेबल हो इस वक्त बातचीत करने के लिए? 10% का स्विंग तो डेल्टा दे चुका है, इसी थीम के अंतर्गत कोई और स्टॉक आपके जहन में आता है सर? Yeah, I think ये जो इन्वेस्टमेंट थीम थी that was basically on the unlock trade, और लॉकडाउन अभी समाप्त हो चुका है। आई थिंक a lot of businesses will benefit from good amount of pent up demand. तो इसी लाइन में एक और कंपनी ध्यान में रहती है, वो है V-Mart। अगेन a disclosure that we and our clients are invested in it. तो V-Mart जो है वो एक स्पेशलाइज्ड रिटेल कंपनी है। दे आर रिटेलिंग इनटू अपैरल्स। उनकी फोकस Tier 2, Tier 3 टाउन्स और सिटीज में रहती है। और हाल ही में उन्होंने अनलिमिटेड के कई स्टोर्स एक्वायर किए हैं, जिसकी वजह से सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में उनकी थोड़ी बहुत नेटवर्क प्रेजेंस आ चुकी है। एंड ऑल्दो दोज न्यू एक्वायर्ड स्टोर्स आर नॉट ऑपरेटिंग एट द सेम लेवल ऑफ एफिशिएंसी, आई थिंक मैनेजमेंट काफी एग्रेसिव है एंड दे विल सर्टेनली get this acquisition also right, and again the efficiency levels will come back to what overall is there for other V-Mart stores. So अब वैल्यूएशन में मत जाइए, क्योंकि historically last 2 years में उनका परफॉर्मेंस काफी दबाव में रह चुका है because of pandemic and what are various other issues. But आगे चलते I think the company should do exceedingly well. Management stores add कर रहे हैं, especially going deeper and deeper into Tier 2, Tier 3 cities. And we feel कि ये जो है वो एक अच्छी secular growth story बन सकती है, and they can certainly build on their earnings year after year, quarter after quarter. और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही बढ़िया है कंपनी का। दे हैव ग्रोन एक्सेप्शनली वेल, हायर देन द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स। और ये जो पूरी इंडिया में हम लोग ये जो पूरा ट्रेंड देख रहे हैं, शिफ्टिंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, दैट विल सर्टेनली बेनिफिट V-Mart, क्योंकि काफी ज्यादा कंपटीशन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आ रही थी उन पर उन पर थोड़ा दबाव आ चुका है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। So I think that this is a company worth watching. Again, investment अगर आप सोच रहे हैं तो you have to have a very long-term view on it, at least 3 to 5 years or so. And I think that this can turn out to be a very good stock which can give very good returns going forward. Okay, दीपन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं पे अपनी बात की। दीपन जी का मानना है कि V-Mart को याद रखिएगा, कोई टेक्निकल या फिर अगर आप देखें इंट्रा या फिर अगर आप देखें स्विंग पर्सपेक्टिव से नहीं, आपको 3-4 साल का अवधि देनी पड़ेगी। और यकीन मानिए अगर आप लास्ट इसके 6, 7, 8 साल को देखें तो ये स्टॉक लगभग 150 रुपए की ट्रेजेक्ट्री से लगभग समझ लीजिएगा कि सुनिए तो आशीष शत्रुमोदी से बात करूंगा। BHEL तक तो मुझे समझ में आता है, ये BHEL वीरू की जबान पर रहता है लेकिन उसका कनेक्शन है। ये डेल्टा को पर USL इतना जबान पे क्यों रहता है? तब हमें तो देखिए, हमें तो पत्ते खेलने भी नहीं आते, फिर भी हम कह रहे हैं नहीं तो वहां पे पत्ते खेलने की जरूरत ही नहीं। अपन लोग के लिए तो नीचे वाला लेवल है जिसमें ऐसे करके स्लॉट मशीन को घर करो, तीनों पत्ते बैठ गए तो गेम पैसा मिल गया उससे ज्यादा क्या करना। पर ठीक है, आपने कोई स्टॉक पकड़ा है? हाँ, अपने मैं आशीष से बात करते हैं बस एक बार वोल्टास पे। वोल्टास आशीष डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि क्यों भाग रहा है, लेकिन क्या क्रिटिकल लेवल है पकड़ने के लिए इसको? बिल्कुल वीरेंद्र, और लास्ट वीक के हाई को ऑलरेडी स्टॉक ने क्रॉस किया 1274 के ऊपर, तो ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर निकल चुका है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1265 का। 1265 के स्टॉक के सामने 1310 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूँ वोल्टास के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। वोल्टास को रखिए रडार पे, बढ़िया मूव आता हुआ। और इस बार गर्मी तेज पड़ने वाली है तो मेट ने वैसे ही क्लियर कर दिया, अप्रैल में वैसे ही औसत से ज्यादा, और अप्रैल के बाद मई के लिए भी इसी तरह के इंडिकेशंस आते हुए, तो ये सब स्टॉक्स वैसे ही रह के टूल दिखा भी रहे हैं। अच्छा, अब यतिन से जान लिया जाए डीलिंग रूम्स का मूड कैसा है। यतिन, कैसा मूड माहौल और क्या पिक्स हैं इस समय डीलिंग रूम्स की?
तो मूड माहौल तो सही है। इनफैक्ट आशीष, सुबह ही हमने शॉर्ट कवरिंग देखी है निफ्टी पे। 18,000 पे जो राइटर्स खड़े थे उनको सुबह काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग करवाया और शायद ये शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यूड रहे, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। टेक्निकली बाजार बहुत तेज। दो स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स को पसंद है, मिड कैप साइज्ड कंपनीज, क्योंकि F&O में काफी मोमेंटम वहां है। हाँ, और बलरामपुर चीनी, यहाँ देखिए, यहाँ डीलर्स जो है BTST ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। 515 से लेकर 520 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखें तो 7% बढ़ा हुआ है, तो काफी अच्छे लॉन्ग पोजीशंस यहाँ आपको देखने को मिल रही है बलरामपुर चीनी में। इसके अलावा इंटेलेक्ट डिजाइन, ये कंपनी बैंकिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। लार्जली मिडिल ईस्ट के काफी सारे बैंक्स इनके क्लाइंट्स हैं और वहां ऑर्डर बुक अच्छी होने की उम्मीद है। HNIs काफी अच्छी बाइंग कर रहे हैं। पोजिशनली 1,000 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ खरीदारी करवा रहे हैं डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को, और यहाँ भी लगभग 6.5-7% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है तेजी की तरफ। तो दोनों ही बलरामपुर चीनी और इंटेलेक्ट में डीलिंग रूम्स को लगता है कि काफी मोमेंटम आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। इंटेलेक्ट डिजाइन और बलरामपुर चीनी दोनों रेडार पर रखिए, दोनों डीलिंग रूम्स की पसंद। और चीनी स्टॉक्स अभी टच करने का समय आ ही चुका था, क्योंकि पूरा सेक्टर बहुत बढ़िया एक मूव दिखाता हुआ। तो बलरामपुर जिसकी यतिन ने बात करी 4.5, धामपुर में 4.5, बाकी KM शुगर, KCB शुगर, सिंभावली, आंध्रा, ये सारे के सारे स्टॉक्स 2-3% से लेकर 5% की मजबूती के बीच इस समय कामकाज करते हुए। शुगर स्पेस में मानस क्या पसंद आ रहा है? बलरामपुर चीनी सबसे प्रेफर्ड बेट या कोई और आपके रडार पे आ रहा है? नहीं, बिल्कुल बलरामपुर चीनी प्रेफर बैठ जाएगा। और उसका देखिए रीजन ये है कि अगर कुछ दिनों का करेक्शन देखें तो स्टॉक ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया, वहां पर सपोर्ट लिया, और आज का मूव तो बताता है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया और 220 के स्तर वापस ब्रेक होंगे। और आई थिंक अगर एक टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए सेट करना होगा तो वो 535 रुपए का रहेगा। करंट लेवल पे खरीदारी करने की राय है। 490 के स्टॉप लॉस से 535 के टारगेट सेट करें। रखिए रडार पे इसको। कुछ कैश मार्केट के, अच्छा इससे पहले जाऊं, हिंडाल्को को जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा। वो 3.25% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। आज वो सुबह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के FY22 प्रोविजनल आंकड़े आए थे, अच्छे आंकड़े थे, उस पर स्ट्रीट रिएक्ट करने जा रहा था। पर उसके साथ साथ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के कोचीन शिपयार्ड, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये सारी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए, इनफैक्ट मजगांव डॉक तो इस समय 8-9% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। कोचीन शिपयार्ड 10 दिनों के औसत वॉल्यूम से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। और लाइकवाइज गार्डन रीच में तो खैर खबरें थी तो वॉल्यूम एक्शन था ही था, लेकिन उसमें भी 5-6 टाइम ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ इस तरह का मूव आता हुआ। तो मैं लाजली वो शिप बिल्डर्स पे जा रहा हूं, बाकी वो एडेड है आपकी स्क्रीन पे नीचे। लेकिन इन शिप बिल्डर्स में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग आज की ट्रेडिंग सेशन में। आमतौर पर रडार पे आते नहीं है। नीलेश जैन साहब, देखा आपने क्या इन तीनों स्टॉक्स को? इनमें से कोई ट्रेड के लिए पसंद आ रहा है? बिल्कुल, देखिए GRSC गार्डन रिच जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे स्ट्रक्चर स्पैन आउट होता नजर आ रहा है। 12 लाख के वॉल्यूम, जो कि इसके लगभग पिछले 3 से 4 महीनों के हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक क्लियर कट प्राइस एंड वॉल्यूम का कैंडिडेट है, और इन लेवलों पर हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा बहुत फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्रेश लॉन्ग फिर से यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है। थोड़ा सा लंबा टारगेट यहाँ पे ध्यान में रख के चलना होगा 260-270 का, और 235 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो डेफिनेटली करंट लेवल पे इसे खरीद के चला जा सकता है। ओके, इस बीच हिंडाल्को पे रचना जी से व्यू लेना चाहिए। 3.25% के उछाल के साथ अब हिंडाल्को इस समय कामकाज करता हुआ। वैसे आज सेक्टोरली वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स में आउट परफॉर्मेंस तगड़ा था, और बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म वैसे एक समय मेटल्स भी कर रहे थे। और हिंडाल्को में अब देखिए क्या मूव आ रहा है। रचना जी, हिंडाल्को या फिर कोई और मेटल, क्या रडार पे हिंडाल्को में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? मैम अनम्यूट करना पड़ेगा। सॉरी अबाउट दैट। हिंडाल्को में डेफिनेटली ट्रेड बन रहा है, और शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को हिंडाल्को में ऊपर वाली साइड पे 595 तक की स्पेस अवेलेबल है। तो अच्छा खासा 9-10 रुपए का स्विंग यहाँ से मिल सकता है, और छोटे छोटे माइनर डिप्स जो आएंगे वही से बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा डिप का चांस नहीं है। तो माइनर डिप्स पे बाय करके 579 का SL लगा के 595 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 600 का फ्यूचर्स पे है। इस बीच इंडस्ट्रीज अगर आप देखें 18,062 पे एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए हम, और यहां से काम करते हैं फटाफट। अब मोमेंटम कॉल शुरू करते हैं, उसके बाद एक व्यू आशीष और मैं बात करेंगे एग्जैक्टली क्या अप्रोच लेके
ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए देखी जानी चाहिए। लेकिन रचना जी, आप ही से करते हैं शुरुआत। बताइए क्या कैरी करेंगे आप कल के लिए, आपका मोमेंटम कॉल। जी, इस वक्त मेरी नजर एक काउंटर पे है विच इज जेके सीमेंट के फ्यूचर्स। यहाँ पे एक अच्छा खासा स्विंग बन सकता है जो इस काउंटर को फ्यूचर्स पे 2600 की तरफ लेके जा सकता है। यहाँ पे एसएल होना चाहिए 2530 पे। तो बहुत क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन वो जेके सीमेंट है स्टॉक जो रचना जी कह रही है। रचना जी, थोड़ा सा ऑडियो में हेजी सा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आप या तो फिर मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, पता नहीं। लेकिन जेके सीमेंट खरीदारी करने का कॉल है, बढ़िया मूव आ रहा है और मैम कह रही है इस समय इस स्टॉक में आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। गाबा सर, जाते जाते क्या कैरी करके जाओगे? जिंदल स्टील मुझे अच्छा लगता है, मेटल्स पैक से अच्छा कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद लगता है कि आज का जो मूव है काफी हद तक अच्छा लगता है मुझे लगता है इसका जो टारगेट है करीब 540 का स्टॉप लगाइए, 560-70 पॉसिबल है जिंदल स्टील बीटीएसटी के तौर पर। स्टील एंड पावर लिमिटेड, ये मेटल स्टॉक्स अच्छा मूव दिखाना शुरू कर चुके हैं। हिंडाल्को की चर्चा कर रही थी, जेएसपीएल रखे रडार पे। गाबा सर को ये पसंद आ रहा है इस समय। मानस ने मेरे ख्याल से वेदांता बाय दिया था, है ना मानस? आपके रडार पे मेटल आए थे, वेदांता आपका कॉल था शायद 2 बजे का। बिल्कुल वेदांता कॉल था। हाँ, मानस आप कौन सा? तो देखिए, इस टाइम आपको जीएसपीएल पे ध्यान देना है। जीएसपीएल के पैटर्न को देखिए तो मेरे ख्याल से 340 स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम स्टॉक ने रिवर्सल के साइन दिए हैं। आरएसआई पे पॉजिटिव डाइवर्जन है, 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं। एक प्राइस रेजिस्टेंस था 270 रुपए का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो जीएसपीएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। 264 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 294 के टारगेट सेट करिए जो कि स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज है। जीएसपीएल अगर आप देखें आपका कन्विक्शन ट्रेड है, और असित आपका कन्विक्शन ट्रेड कल के लिए मोमेंटम कॉल। आई थिंक 2 ट्रेड रहेगा वीरेंद्र जी। एक तो आईआरसीटीसी हमने 820 लेवल पे देखे थे या 823 के लेवल पे देखे थे 840 से। मुझे लगता है कि ये ट्रेड कल सुबह भी कैरी कर सकते हैं एंड इट इज लुकिंग गुड। द सेकंड ट्रेड वुड बी अदानी पोर्ट। आई थिंक अदानी पोर्ट का अगर 818 का स्टॉप लॉस रखेंगे, मुझे लगता है फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 840 अदानी पोर्ट इज लुकिंग गुड। जिस हिसाब से फुट रेटिंग हुआ है अराउंड 17 लाख का क्वांटिटी में, मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट अच्छा ट्रैक्शन दिखा सकते हैं कल सुबह। ओके, अदानी पोर्ट्स। और आशीष जी, आप क्या कैरी करेंगे? आपका अदानी पोर्ट्स बहुत अच्छा करता हुआ 821 पे, क्या कैरी करेंगे आप कल के लिए? जी, 2 पोजीशंस जो मैंने आज रिकमेंड की उनमें से 2 पोजीशंस मैं कैरी करूंगा। पहला तो अडानी पोर्ट पे 850 के लक्ष्य रहेंगे, 810 का स्टॉप लॉस लगाकर एक बीटीएसटी ट्रेड है। साथ में सीमेंस को मिस नहीं करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। 2400 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 2470 के लक्ष्य मैं समझता हूँ सीमेंस के अंदर में बीटीएसटी के तौर पर देखने को नजर आ सकते हैं। सीमेंस रखिएगा रडार पे। नीलेश जैन साहब, आपके रडार पे क्या आया है, क्या कैरी करोगे आप? देखिए, एक स्टॉक जो हमने ऑलरेडी खरीदारी की सलाह दी है कॉल ऑप्शन के जरिए, एलएनटी, उसे मैं रिआइटेट करना चाहूंगा। यहाँ पे 1840 की कॉल ऑप्शन के जो टारगेट 50 की जो हमने दिए थे उसे रिवाइज करके 60 कर देने चाहिए, और ऑप्शन के जरिए यहाँ पे बने रह सकते हैं। अंडरलाइन में 1860 से 1880 तक के टारगेट यहाँ पे इंटैक्ट है। हो सकता है हमें कल के सेशन में ही वो टारगेट देखने को मिले। साथ ही साथ पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर्टिकुलर काउंटर को एज ए बीटीएसटी ट्रेड लिया जा सकता है। बेहतरीन यहाँ पे ओआई बिल्डअप होते हुए भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। तो 525 530 तक के टारगेट के लिए इसे खरीद के चले, 502 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए साहब। भैया सुबह से सबके रडार पे है। सुबह सतपुते साहब ने 7 बजे के शो में ट्रेड दिया था, उसके बाद हमने जब शो की शुरुआत करी थी 8 बजे की, तो असित का प्रेफर्ड कॉल था। अभी 2 बजे आया चतुर्मोता साहब का प्रेफर्ड कॉल, और अब देखिए जाते जाते भी मोमेंटम कॉल्स के तौर पे एसबीआई। दिन भर आपने उसको तेजी को बुनाया था, और अब यहां से भी एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए बढ़ता हुआ। रखिए उसको रडार पे। लेकिन शरद अवस्थी साहब, आप लोग एसएमआईएफएस पे क्या एक्यूमुलेट कर रहे हो इस समय? सबसे प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा है आपका? चाहे फंड टेक्नो फंडा कह लीजिए या फंडामेंटली जो पसंद आ रहा हो। मोमेंटम के हिसाब से और फंडामेंटल्स के हिसाब से हमें जाइडस वेलनेस और बायोकॉम 2 स्टॉक हमने रिकमेंड किए अपने क्लाइंट्स को, और हमें लगता है दोनों स्टॉक्स में अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ से होनी चाहिए। प्योर फंडामेंटल्स के हिसाब से हमारी कवरेज है आईजी पेट्रो में, वो किया क्लाइंट्स।
तो ये है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। हमें कैरी करने का मन है भाई, एक्सपर्ट्स का मतलब अदानी पोर्ट, जेएसपीएल पे कंसेंसस है, गाबा सर, मानस जायसवाल साहब दोनों का, सीमेंस, जेके सीमेंट्स, एसबीआई, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो चाहें तो आप आज ट्रेड ले जा सकते हैं इन स्टॉक्स में। तो एक्सपर्ट्स का भरोसा इनको लेकर। लेकिन चलिए अब जरा क्लोजिंग की तरफ बढ़े उससे पहले एक बार आपको अपडेट देता हूं, यूएस फ्यूचर्स क्या हालचाल है, मूड माहौल है कैसा, उसके बाद वीरू से समझते हैं, वीरू से उनकी क्लोजिंग कमेंट्री ले लेते हैं। हम एक बढ़िया सा इस समय निफ्टी का कॉल तो राइड कर ही रहे हैं। यूएस मार्केट में जो इंडिकेशंस हैं, कल आपको याद होगा 1/4 से आधे % के उछाल के साथ, कल मतलब फ्राइडे को उछाल के साथ वहां पे कामकाज हुआ था, और आज जब हफ्ते की शुरुआत होगी तो यूएस फ्यूचर्स फ्लैट से 1/3% की बढ़त के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं। तो डाउ फ्लैट है, एसएनपी में थोड़ा मोमेंटम पिकअप हो रहा है, और नैस्डैक 1/3% से ज्यादा के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। क्रूड कंटिन्यूसली कूल ऑफ कर रहा है, $103 के आसपास ब्रेंट के भाव इस समय नजर आएंगे आपको। हाँ, हमें बस वो देखना है बॉन्ड यील्ड्स किस तरह का मूव दिखाती हैं, क्योंकि रह के रिसेशन के फियर्स वहीं से आ रहे हैं। और एक और ग्लोबल मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज है, आज रशिया का वो बड़ा पेमेंट स्केड्यूल्ड है, $2.2 बिलियन का लार्ज पेमेंट ड्यू होना है। इससे पहले जो पेमेंट हुआ था वो $117 मिलियन का जो रशिया ने ऑनर कर दिया था, डॉलर में पेमेंट हुआ था। अब असल टेस्ट है $2.2 बिलियन का। तो अब ये कैसे चुकाते हैं, रूबल की बात करते हैं, डॉलर में चुकाते हैं, झुकाते ही नहीं चुकाते हैं, वो थोड़ा सा मूड माहौल कल सुबह के लिए सेट करता हुआ नजर आएगा। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट पीसेस जो सुबह हम लोग उन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस समय की ताजा स्थिति है। वीरू, फिर से थोड़े से अप मूव्स के साथ ही हम छोड़े जाएंगे शायद बाजार को। निफ्टी बैंक अब 1500 पॉइंट से ज्यादा का उछाल, निफ्टी अब धीरे धीरे करके 18,050 के कन्विंसिंगली ऊपर ही बना हुआ नजर आ रहा है, 2.25% की मजबूती के साथ। तो ना सिर्फ एचडीएफसी, हम काफी और सिलेंडर्स से फायर करते हुए नजर आए। कैसा लगा मार्केट का सेटअप आज जाते जाते? बिल्कुल, देखिए आशीष, मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि इस वक्त पहली चीज ये भी है कि आपको वो प्रोटेक्ट भी करना है जो आज सुबह तक आपने कमाया। मल्टी फोल्ड स्विंग्स आपने ना देखें, इंडेक्सेस पे हासिल किए, चाहे वो निफ्टी पे हो, चाहे बैंक निफ्टी पे हो, चाहे कॉल ऑप्शंस पे। तो पहली चीज मेरी अगर आप देखें जो मेरे जहन में आती है, प्रोटेक्ट करना है, और जो खरीदना है अब वो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के आधार पर खरीदना है। आपने कोटक पकड़ा आशीष, वहां से कोटक डे हाई पे बंद हो रहा है और 200 डेमा के ऊपर बंद हो रहा है। मेरा स्टॉक स्पेसिफिक व्यू नहीं है, लेकिन विद इन निफ्टी बैंक जो चल चुका था, मैंने उसको छोड़ के उस चीज को पकड़ा जो बेस पे था, तो वो एक प्रेफर्ड पिक रहेगी और इंडेसिस से बेहतरीन स्विंग ये देगा। अब कोटक को आप हटा दीजिए, निफ्टी बैंक को हटा दीजिए। आशीष, एक चीज देखिएगा प्लीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और एक बार निफ्टी का क्रॉस चार्ट फायर करिए। 30 मार्च को निफ्टी का भाव था करीब करीब 17,400 और आज आपका निफ्टी खड़ा है 18,053 पे। तो आप समझ लीजिएगा कि उस दिन रिलायंस का भाव था 2770, 2670 और ये 2664 पे है। तो एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है, क्योंकि पिछले 4 दिन से रिलायंस ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है बाजार की तेजी पे। तो कंसिडरिंग इस फैक्ट को कि एलएनटी परफॉर्म कर रहा है, रिलायंस से एक परफॉर्मेंस आ सकती है, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स अमूमन चल ही रहे हैं, तो मैं आशीष कैरी करूंगा उसी 18,200 की कॉल को। हमने 40 पे पकड़ी थी, वो कॉल कैरी करिए, वही अगर आप देखें एक सुरक्षित विकल्प है। और इंडिसेस बहुत चल चुके हैं, लेकिन अगर स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखनी है तो निफ्टी बैंक को नहीं छूंगा मैं चुपचाप 18,200 की उस कॉल को, जिसके लिए हम हार्डली अगर आप देखें 52 रुपए अब चुका रहे हैं, 2 बजे 40 रुपए चुकाए थे, इंट्राडे हाई लगा अभी कुछ देर पहले 60 का। सिंपली सिर्फ ये कॉल आशीष। नहीं, बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है। और इस बीच कई सारे और स्टॉक्स अब धीरे धीरे करके मूव कर रहे हैं। अच्छा, वो क्वार्टरली अपडेट आया था, आमतौर पे बात नहीं होती, धनलक्ष्मी बैंक अब 12% उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। आईजीएल, गुजरात गैस, महानगर गैस, ये सारे गैस स्टॉक सब 3% या उससे ज्यादा का मूव दिखाते हुए। खबर आई थी आईजीएल को लेकर कि इन्होंने वो सीएनजी के दाम मेरे ख्याल से 50 पैसे बढ़ा दिए। आईजीएल में अब फिर से जाते जाते इन सब में अच्छा मूव आना शुरू हुआ है। आईजीएल में फ्रेश मूव है, 3% के आसपास के उछाल डेज हाईस पे इस समय जाते जाते आपको नजर आएगा। चतुर्मोदा साहब गैस स्टॉक्स बहुत क्लोजली ट्रैक करते थे एक समय, आजकल ऑफ रेडार है, आजकल आईटी प्यार ज्यादा आ रहा है उनको, लेकिन चतुर्मोदा साहब गैस स्टॉक्स और खासतौर पर आईजीएल
बिल्कुल। तो वीरेंद्र, आशीष जी, अब देखिए एक बेस बिल्डिंग तो शुरू हो गई और इसका हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि एक हायर बॉटम हायर टॉप का स्ट्रक्चर स्टॉक बनाना शुरू कर चुका है और इसके हिसाब से तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर बनेगी। 410 रुपए तक के मूव्स मैं समझता हूँ आईजीएल के अंदर देखने को मिलेंगे। हालांकि बहुत स्ट्रक्चरल ट्रेंड नहीं है, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं, बट फ्रॉम अ इमीडिएट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एक डेफिनेटली मुझे लगता है 20 रुपए का स्विंग इस स्टॉक में देखने को नजर आएगा। आज वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 382 का, 382 के स्टॉप के सामने 410 रुपए की ट्रेजेक्ट्री आईजीएल में नजर आ सकती है। आ रहा है एसएमएल इसूजू तो मेरे ख्याल से 20% के सर्किट पे ही लॉक हो गया, जबकि उसकी खबर तो बस यही थी कि दाम बढ़ा रही है वो कंपनी, सर्किट पे चला गया है। वैसे ये वाली कंपनी है जो स्कूल कॉलेजेस खुलते हैं तो उससे डिमांड ड्राइव होती है, पर आज 20% का मूव आ गया एसएमएल इसूजू में फ्राइडे के अच्छे मूव्स के अप मूव्स के बाद। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे स्टॉक बढ़िया मूव दिखाता हुआ। कल्याण ज्वेलर्स को लेकर क्वार्टरली अपडेट तो थोड़ा सा सुस्त था। नीरज वाजपेयी सुबह कह रहे थे कि गोल्ड की कीमतें बढ़ने से थोड़ा सा डिमांड ट्रैक्शन कमजोर है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स बंद हो रहा है 4.25% के गेन्स के साथ। हीरो मोटोकॉर्प 3-3.25% का उछाल इस स्टॉक में, जबकि सेल्स का आंकड़ा 22% मार्च में ईयर ऑन ईयर गिरा है। बहुत कमजोर सेल्स का आंकड़ा था हीरो मोटोकॉर्प में, लेकिन खैर पिटा हुआ स्टॉक रह रहे कि थोड़ी तेजी दिखाता रहता है। हीरो मोटोकॉर्प बढ़िया नोट पे बंद होता हुआ नजर आ रहा है। और एनएमडीसी मेरे ख्याल से आज सुबह एक्सपर्ट्स ने पिक कर रहे थे, गावासर का पिक तो पिछले कुछ दिनों से था, आज किसी और एक्सपर्ट ने भी रिकमेंडेशन दी थी। एनएमडीसी भी बढ़िया नोट पे आपको बंद होता हुआ नजर आएगा। आइशर मोटर्स अब 1-1.25% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। आइशर मोटर्स इसीलिए सिंगल आउट कर रहा हूं क्योंकि रॉयल इनफील्ड इकलौता टू व्हीलर में ऐसी स्पेस में था जिसकी बिक्री के आंकड़े वीरू बेहतर नजर आए थे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा मूव दिखाते हुए, ठीक है, बढ़िया क्लोजिंग की तैयारी हो रही है वीरू आज। बिल्कुल 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 अच्छी क्लोजिंग हो रही है। और बस ये है कि इंडेक्स पे थोड़ा सा अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलिए। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। अभी हमने सिमंस की बात की थी, डायरेक्टर साहब मानस ने वो जो कॉल दी थी सिमंस की, जरा वो कॉल लेके आएंगे जरा प्लीज। सिमंस की वो कॉल मेरे ख्याल से 2500 की आपने 58 रुपये पर रिकमेंड की थी। सिमंस अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जाके बंद होता हुआ 2.5% ऊपर, तो कैपिटल गुड्स अगर आप देखें 62 पे ट्रेड कर रही है। मानस का एक कॉल था, बहुत शानदार कॉल मानस आपकी है। बहरहाल मैं जरा एक बार आंकड़े देखता हूँ। देखिए एचडीएफसी बैंक को अगर आप पिक्चर से निकाल दें तो आज बाकी क्या हुआ। इंडिया मार्ट 8% का ओएडिशन, चंबल फर्टिलाइजर्स, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब। इनफैक्ट ये दो स्टॉक्स मेरे को सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि कल क्या सुबह सुबह इनको देखना पड़ेगा। डॉक्टर लाल पैथलैब 2727 पे क्या कर रहा है जनाब? नो एग्जैक्टली अभी नहीं 2800 के ऊपर बात करेंगे क्योंकि 2800 पे इसका 50 डे में आता है, इसको छोड़ते हैं। आईआरसीटीसी असित की कॉल थी, दैट्स गुड, अच्छा करता हुआ। और अगर आप देखें कुछ काउंटर्स जो कि इंप्रेस कर रहे हैं डेटा की शीट पे, उसमें याद रखिएगा जीएसपीएल हो गया और एचडीएफसी लाइफ अच्छा करता हुआ, और आरबीएल बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखें मिड बास्केट में अच्छा करता हुआ, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जिस पर सुबह सुबह राजेश सतपुते जी ने टिप्पणी भी की थी और अभी रचना जी ने भी अपना कमेंट किया, ये 385 पर जनाब समझ लीजिएगा कि 17 फरवरी के बाद पहली बार ये स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिविजिट करता हुआ। और जहां पे शॉर्ट कवरिंग थी एमजीएल में और जिंदल स्टील में, दिवीज लैब में, आरईसी में, ये कुछ ऐसे काउंटर्स थे जहां पर अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग हुई। और कोटक महिंद्रा बैंक में 3% ओआई बिल्डअप, इस स्टॉक पर भी हमें नजर रखनी। खैर ये थे डेटा, और इस क्लोजिंग को बारीकी से और समझने के लिए चलते हैं आशीष के पास वॉल पे, और कैसी रही ये खूबसूरत क्लोजिंग। एंड थैंक्स टू आशीष, एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक। इस दिन का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया इन दो स्टॉक्स ने। आशीष, ये वीरू ने कहा कैसी रही ये खूबसूरत क्लोजिंग, तो कैसी रही खूबसूरत, तो तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। ये वैसी वाली बात हो गई। बढ़िया मार्केट था आज का, 2% के उछाल के साथ हम फाइनली सेशन का क्लोज करेंगे 18,000 के ऊपर के लेवल्स पर क्लोजिंग, और मेरे ख्याल से किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था। वीकेंड में जितनी भी स्टडी करी हो आपने, इस तरह का मूव, सब पॉजिटिव थे, डेटा सपोर्टिव था, एफआईएस के फ्लो स्ट्रांग थे, तो सारा गेम चेंज कर दिया वो एचडीएफसी ट्विंस के वो मेगा मर्जर अनाउंसमेंट ने। 2% निफ्टी उछाल के साथ, निफ्टी बैंक 4.25
4% की मजबूती, 1450 अंक, और बहुत ज्यादा गिव अप नहीं करा हमने वो गेंस को, क्योंकि एचडीएफसी ट्विंस वापस मूव दिखा रहे थे और कई सारे निफ्टी बैंक के बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स अच्छा मूव दिखा रहे थे। तो बढ़िया 38,600 के आसपास के लेवल्स पर निफ्टी बैंक क्लोज होता हुआ नजर आएगा। निफ्टी आईटी आज सुबह शुरुआती टिक्स में भी फ्लैट था, हल्के लाल निशान में था, फाइनली क्लोज भी फ्लैटिश नोट पे हो रहा है। खैर आज उसका दिन नहीं था, आज बैंक्स और फाइनेंशियल्स ने पूरी तरह से मोमेंटम को लीड करा, इसी पॉकेट ने ड्राइव करा। मार्केट ब्रेथ 4:1 से थोड़ा बेहतर, तो मैं कह लूं 80-85% स्टॉक जितने ट्रेड हुए हरे निशान के साथ ट्रेड होते हुए नजर आए। तो ये तो मार्केट ब्रेथ है। निफ्टी की 50 की ब्रेथ देखिए आपकी स्क्रीन पर आएगी। डॉक्टर साहब जरा हीट मैप लेकर आइए। लार्जली सारा का सारा मार्केट हरे निशान में आपको नजर आएगा। हीट मैप आने में थोड़ा समय लग रहा है। डॉक्टर साहब क्या हुआ? हाँ, सिर्फ 3 स्टॉक्स लाल निशान में, 47 इन ग्रीन। इस तरह की चौतरफा खरीद थी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एचडीएफसी ट्विंस ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने मूड माहौल बदल दिया, लेकिन बाकी बाजार भी देखिए आप बढ़िया मूव दिखाता हुआ। एचडीएफसी बैंक फाइनली 9.5% का उछाल, एचडीएफसी लिमिटेड में अच्छा मूव, 9.25% की तेजी, एचडीएफसी लाइफ रब ऑफ है पूरी ग्रुप कंपनीज में 5-4% की उछाल के साथ ट्रेड, अदानी पोर्ट बढ़िया क्वार्टरली अपडेट 4% का उछाल। अच्छा, ये सब के अलावा बाकी हैवीवेट्स देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक 3.25%, लार्सन एंड टूब्रो 2% का उछाल, HUL एक और हैवीवेट 2.25% की मजबूती के साथ कामकाज, एक्सिस बैंक 1.25% के गेन्स, आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पर 1.25% का उछाल, और इसमें जोड़ दिए रिलायंस, जो कि ऐसा नहीं है कि लाल निशान में ख्याल से 1/4% रिलायंस ये रहा 1/4% के उछाल के साथ। हाँ, बहुत मीनिंगफुली अब तक इस पिछले कुछ दिनों की रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा है, लेकिन हरे निशान के साथ ही बंद होता हुआ नजर आ रहा है। आईटीसी ऑलमोस्ट 1% का उछाल, भारती 1% की मजबूती। मैं बेसिकली हाईलाइट कर रहा हूं वो सारे हैवीवेट्स जो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अदर देन ये एचडीएफसी ट्विंस। तो अच्छा मार्केट रहा आज, सिर्फ दबाव में रहा इन्फोसिस, हल्का सल करा टाइटन, जबकि कल्याण का अपडेट आया था, कल्याण का अपडेट कमजोर था, कल्याण चला, टाइटन हल्के लाल निशान में, और टाटा कंज्यूमर थोड़ी सी कमजोरी के साथ। तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सेशन। प्रोविजनल क्लोज स्क्रीन पर लेकर आइए, इंडेक्सेस स्क्रीन पर लेकर आइए। 450 अंकों की मजबूती के साथ मंडे का आगाज करा हमने। हफ्ते की बहुत बढ़िया शुरुआत होती हुई 2% का उछाल, निफ्टी बैंक फाइनली ऑलमोस्ट 4% का अपटिक नजर आएगा आपको। ये रही आज की क्लोज। और वीरू, वायदा के कुछ स्टॉक्स जो आप हाईलाइट करना चाहें क्विकली। जी हाँ आशीष, वो स्टॉक्स जिनमें अगर आप देखें आज सब्सटेंशियल ओवाइडेशन हुआ काफ़ी अच्छा खासा, और सीओसी में आप देखें तो कॉस्ट ऑफ कैरी में काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम था। उसमें याद रखिएगा एक एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को हटा देते हैं, चंबल, इंडिया मार्ट और मेट्रोपोलिस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी अच्छा खासा एडिशन हुआ। और अगर आप देखें तो जिनमें अच्छा एडिशन हुआ है उसमें गुजरात गैस था और नेशनल एल्युमिनियम, ये अगर आप देखें अच्छा ऑयल लेके गया। और फर्टिलाइजर्स ये अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर में बलरामपुर चीनी शुगर स्पेस में, और अदानी पोर्ट्स। और इनफैक्ट एचडीएफसी के 2 फ्रंटलाइन स्टॉक्स को अगर आप छोड़ दें, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, तो उसके बाद एचडीएफसी लाइफ ये आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडिशन लेके गया, और सिमेंस कैपिटल गुड्स पर अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा एडिशन था। लेकिन अब बात करते हैं सीधा सौदा की आशीष, आज की रिटर्न्स। और देखिए आज आशीष ने और नीरज जी ने क्या खूब खेल खेला, एचडीएफसी को बांट था, तो नीरज जी ले गए थे क्वार्टरली अपडेट, तो मैंने सोचा रब ऑफ आएगा एचडीएफसी लिमिटेड पे, बच गए, वो अपनी टीम में था। तो एचडीएफसी बैंक नीरज जी की टीम में, ये क्वार्टरली अपडेट के चलते था। दिन के दौरान अच्छी खबरें, 8%, 9-10% का उछाल। केपीआईटी, जेबी केमिकल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सब बढ़िया करते हुए 2 से 3% की रिटर्न से देते हुए नजर आए। खैर आइडिया बेसिकली था बढ़िया स्टॉक्स हाईलाइट करना। आई एम होपिंग कि सारे अच्छे स्टॉक्स आज जो थे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एचडीएफसी लिमिटेड भी रडार पे था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी है भाई एचडीएफसी बैंक, 9% ऊपर। तो लकीली हम लोग जो स्टॉक्स आज लाइमलाइट हॉक कर रहे थे, सुबह 7:15 बजे डिस्कस कर रहे थे। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जुबिलेंट फार्मोवा, सांधा टेक्नोलॉजीज, ये वो स्टॉक्स हैं जो आज अच्छा करते हुए नजर आए। चलिए इस नोट पर विदा लेने का समय। कल सुबह आप लोगों से 7 बजे मुलाकात, और वीरू और मैं आपके साथ जुड़ेंगे 8 बजे। मुलाकात होगी सुबह। ब्रेक ले लीजिए क्विकली, और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज की तरफ एक्शन को शिफ्ट करेंगे।